कि वे 8 स्पेशल छोटे बर्गर खाकर दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक उच्च सभ्यता ने ब्लू स्टार के संसाधनों पर रोक लगा दी है। एक वाइल्डनेस सर्वाइवल गेम आ गया है और सभी देश अपने पायनियर्स को वाइल्डनेस में भेज सकते हैं। वहां से मिले संसाधन उनके देश को 10 लाख गुना होकर वापस मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि दूसरों को शुरुआत में या तो जंगल मिलता है या कोई द्वीप, और मुझे एस क्लास के बर्फीले प्रतिबंधित क्षेत्र में फेंक दिया गया। पहली ही रात में जमकर आइस कैंडी बनने वाला था। पूरी दुनिया ड्रैगन कंट्री का मजाक उड़ा रही थी कि उसकी किस्मत खत्म हो गई है और शर्त लगा रही थी कि मैं 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, जो सटीक रूप से संसाधनों का पता लगा सकता है और खतरों की पहले से चेतावनी दे सकता है। मुझे 2.5 साल के लिए भी वाइल्डनेस में फेंक दिया जाए तो भी मैं छुट्टियों की तरह मजे से रह सकता हूँ। इस समय मैं सिस्टम पैनल पर दिए गए 4 इंटेलिजेंस ऑप्शंस को घूर रहा था और गहरी सोच में पड़ गया था। कायदे से तो मुझे संसाधन चुनना चाहिए था, पर यहाँ का तापमान -52 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं और समय बर्बाद करता रहा तो जल्द ही जमकर बर्फ की मूर्ति बन जाऊंगा। और वैसे भी सिस्टम तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, संसाधन हवा में से तो पैदा नहीं हो जाएंगे। इसलिए अगर मुझे लंबे समय तक जिंदा रहना है तो मुझे अपने आसपास के भूगोल और मौसम को समझना होगा। पर मैं अभी भी मन में हिचकिचा रहा था, अगर आसपास कुछ भी नहीं हुआ तो क्या मैं अपना इंटेलिजेंस का मौका बर्बाद नहीं कर दूंगा? काफी देर तक सोचने के बाद मैंने अपने दिल की सुनी। मैं बी चुनता हूँ। वातावरण। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने धुंधला सा हो गया। एक 3D होलोग्राफिक इलाके का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया और सिस्टम ने दिखाया कि 71 घंटों में एक बर्फीला तूफान आने वाला है। लेकिन मैं जहां हूं वहां उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। जिंदा बचने का एकमात्र मौका उत्तर पूर्व में है। मैंने तुरंत उत्तर पूर्व के नक्शे को जूम किया और पाया कि वहां ताजे पानी की एक झील थी और बर्फ की परत सिर्फ 20 सेंटीमीटर मोटी थी। मैं फौरन बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। ताजे पानी का मतलब है कि वहाँ मछलियाँ हैं और इसका ये भी मतलब है कि वहाँ लंबे समय तक भोजन का स्रोत है। पहले जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए मैं ताजे पानी की झील की ओर चल पड़ा। मेरी आंखों के सामने अपने आप एक सुनहरा तीर आ गया जो मुझे रास्ता दिखा रहा था। 20 मिनट से भी कम समय में मैं इंटेलिजेंस द्वारा बताई गई जगह पर पहुँच गया। जहाँ तक नजर जा रही थी यहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे 20 सेंटीमीटर पर जिंदगी है। उसी समय परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा की लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। ये लड़का कर क्या रहा है? इस मौसम में अपनी पनाहगाह से बाहर निकलना मौत को दावत देना है। अरे नहीं, मेरे घर का हीटर बंद हो गया। कह रहे हैं कि कम्युनिटी के पास संसाधन कम पड़ गए हैं। ये पायनियर्स कुछ दम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लड़ना बंद करो। मैंने सबसे नीचे के कुछ लोगों की लाइव स्ट्रीम देखी है। वे सभी बहुत बुरी जगहों पर हैं। वे लोग अभी हमसे भी ज्यादा तकलीफ में होंगे। इस समय मैं इंटेलिजेंस सिस्टम के अनुसार बताई गई जगह पर पहुंच गया। सही जगह ढूंढने के बाद मैंने अपना अलॉय का फावड़ा उठाया और कमजोर जगह पर जोर से मारा, लेकिन सिर्फ बर्फ की छोटी छोटी किरचें उड़ी। जल्द ही झटके से मेरी बाहें सुन्न हो गईं और मेरी उंगलियां भी ठंड से अकड़ गईं। लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैं रुका तो मेरा पसीना जम जाएगा। तब मेरे शरीर का तापमान गिरने लगेगा और मैं सच में खत्म हो जाऊंगा। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए अपनी जबान दांतों तले दबाई और एक ही जगह पर एक के बाद एक सटीक वार करता रहा। जैसे ही मैं हिम्मत हारने लगा और बेहोश होने वाला था, क्रैक की आवाज के साथ बर्फ टूट गई। दबाव की वजह से झील का काला पानी मेरे पूरे चेहरे पर उछल पड़ा। मैं झटके से एक कदम पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, ये तो सच में टूट गया। अच्छा हुआ मैं जल्दी पीछे हट गया, वरना मैं अंदर गिर जाता। उसी पल लाइव स्ट्रीम के चैट में तहलका मच गया। ये लड़का क्या मशीन है? जमी हुई झील तो बस ठहरा हुआ पानी होती है ना? उसमें मछली कैसे हो सकती है? बस करो, अपनी उस छोटी मोटी जानकारी से इस वाइल्डनेस की दुनिया को आंकने की कोशिश मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि किसी ने लावा में क्रेफिश पकड़ी है? अगर उसने बर्फ तोड़ भी दी तो क्या हुआ? वो मछली पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है? इस सवाल ने फौरन ही गर्मागर्म माहौल पर ठंडा पानी डाल दिया। लेकिन अब मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अपनी आंखों के सामने पानी की हलचल को देखते हुए। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप सही मौके का इंतजार करता रहा। जैसे ही एक काली मछली अलॉय के फावड़े के ऊपर तैरी, मैंने अपने हाथ में फावड़े को जोर से ऊपर उठाया।
अगले ही पल पूरी तरह से काली एक मछली बर्फ पर आ गिरी और मैं अपनी बांह जितनी लंबी उस काली मछली को देखने लगा। मेरे दिल ने चैन की सांस ली और साथ ही मुझे चक्कर आने लगे। इसके तुरंत बाद मेरे कानों में सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, एक्सप्लोरर की भूख का स्तर गिरकर 5 पॉइंट रह गया है। नहीं, मुझे अभी अपनी एनर्जी वापस पाने की जरूरत है। अभी अभी की लंबी पैदल यात्रा और जबरदस्ती बर्फ तोड़ने की वजह से मेरा शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया था। मैंने तुरंत सिल्वर स्टार ग्रेड का आधा सूखा मीट निकाला और खाने लगा। ये तब का है जब मेरा इंटेलिजेंस सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ था। यह मुझे एक बैग में मिले सामान में से था। उसमें न केवल सूखा मीट था बल्कि कोयला और आग जलाने के औजार भी थे। और उसी समय लाइव स्ट्रीम रूम में एक सुनहरा कमेंट बहुत ज्यादा चुभ रहा था, बाका। इस तरह का स्ट्रेटेजिक लेवल का सिल्वर स्टार सामान इसने खुद ही खा लिया। ये तो कीमती चीजों की सरासर बर्बादी है। क्या इसे देश को नहीं सौंप देना चाहिए? इस कमेंट ने तुरंत देशिया देश के दर्शकों का गुस्सा भड़का दिया। ये कौन कुत्ता भौंक रहा है? झांग यू ने इसे अपनी काबिलियत से ढूंढा है। वो इसे क्यों नहीं खा सकता? हाँ, बिल्कुल। अगर पेट नहीं भरेगा तो काम कैसे करेगा? वापस अपने सकुरा देश के लाइव स्ट्रीम रूम में जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। सूखा मीट पेट में जाते ही एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरी भूख का स्तर भी बढ़कर 48 पॉइंट हो गया। मैंने ठंड दूर भगाने के लिए अपनी जमी हुई हथेलियों को रगड़ा और फिर तुरंत अलोए का फावड़ा उठा लिया। मैं फिर से बर्फ के छेद के पास बैठ गया और मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गया और अपने बेजोड़ जोश के साथ इन मछलियों को ठंडे अंधेरे झील के पानी से दूर करने में उनकी मदद करने लगा। आखिरकार मेरे सबसे इंतजार करने के बाद एक और लोहे की पपड़ी वाली काली मछली सफलतापूर्वक बाहर आ गई। उसी समय कई मछली पकड़ने के शौकीन लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए। ये तो आइस फिशिंग है। इस लड़के ने फावड़े से 2 मछलियां पकड़ ली। पागल हो गया है क्या? जो पायनियर इस जंगली बंजर जमीन में आ सकते हैं वे सभी माहिर निशानेबाज और मछली पकड़ने के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन झांग यू की तरह मछली पकड़ने वाला वाकई ये पहला इंसान है। ठीक जब मछली पकड़ने वाले शौकीन लोग हैरान थे, मैंने एक और लोहे की पपड़ी वाली काली मछली पकड़ ली। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत अचानक से खत्म हो गई। अगले आधे घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्या मेरे शोर मचाने से मछलियां डरकर भाग गई थी, या फिर ऑक्सीजन पहले ही भर चुकी थी? जो काली परछाइयां पहले सांस लेने के लिए छेद के पास जमा थी, वे सब अचानक गायब हो गई थी। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। मैं फिर से बैठ गया। ठीक जब इंतजार करते करते मेरा शरीर अकड़ने लगा था, अचानक स्याही जैसे काले पानी के नीचे एक चांदी की चमक दिखाई दी। मैंने जोर से ऊपर की ओर वार किया। फावड़े ने उसे एकदम सटीक तरीके से हवा में उछाल दिया। इसके बाद एक अजीब मछली बर्फ पर आ गिरी, लेकिन इस चांदी की मछली ने जमीन पर गिरते ही अपनी पूंछ से बर्फ पर एक थपकी मारी और फिर ऊंचा उछल पड़ी। ठीक जब वो छेद में गिरने ही वाली थी, मैंने अपने हाथ में अलोए का फावड़ा आगे की ओर मारा। यहीं रुक जा। इसके बाद वो चांदी की मछली दूर बर्फ पर जा गिरी। ठीक उसी समय नेशनल लक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको टियर 1 आइस सिल्वर पिलर फिश मिली है। इसे खाने के बाद ठंड सहने की क्षमता काफी बढ़ सकती है। ये सुनकर मैं फौरन खुश हो गया। इतनी देर तक ठंड में जमना बेकार नहीं गया। उसी समय लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वे पूरी तरह से फूट पड़े। अबे, अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये परमाफ्रोस्ट टुंड्रा है, जिसे इंसानी जीवन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। मॉडल। हैरानी और चर्चा के बीच जल्द ही किसी को पिछली कड़वी बातें याद आ गईं। यामामोटो इचिरो कहाँ है? अब बक बक क्यों नहीं कर रहा? लेकिन वो अब भी बेशर्मी से अपनी बात पर अड़ा हुआ था। हे, बस किस्मत अच्छी थी। हिम्मत है तो उसे एक और पकड़ने दो। ठीक उसी पल जब उसने वो कमेंट किया, मैंने एक और आइस सिल्वर पिलर फिश पकड़ ली। इस वक्त जमीन पर पड़ी 5 मछलियों को देखकर मैंने पहले वापस जाने का फैसला किया। वापसी का रास्ता थोड़ा मुश्किल था। जो हवा पहले बगल से आ रही थी वो अब सामने से आने लगी थी। हर कदम बढ़ाने के लिए मुझे इस जंगली तूफान से लड़ना पड़ रहा था। लेकिन ठीक उसी पल जब मेरे शरीर का तापमान खतरे के निशान से नीचे गिरने वाला था, मैं गुफा के मुहाने तक पहुंच ही गया। माँ कसम, ठंड से मेरी जान निकल रही थी। मैं बर्फ की दीवार के सहारे बहुत देर तक हाँफता रहा, तब जाकर मेरी अकड़ी हुई उंगलियों में थोड़ी जान आई।
फिर मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से हाई एनर्जी मिनरल कोयला निकाला और हल्की सी रोशनी में उसके 4 टुकड़े कर दिए। बस तापमान को 0 डिग्री से ऊपर रखना है ताकि मैं ठंड से मरूं नहीं। इस तरह मैं और 7-8 दिन निकाल सकता हूँ। कुछ सेकंड बाद जानी पहचानी नीली लौ फिर से जल उठी। मछली के थोड़ा नरम होने का इंतजार करने के बाद मैंने सीधे एक आइस सिल्वर पिलर फिश का पेट चीरा और उसे एलॉय के फावड़े पर रखकर भूनने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पलटने के लिए हाथ उठाया, दूसरी आइस सिल्वर पिलर फिश अचानक जाग गई। उसने अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारी और उसी झटके से हवा में उछल पड़ी और मुंह खोलकर मेरे चेहरे की तरफ झपटी। मैंने बिना सोचे समझे मछली भूनने वाला एलॉय का फावड़ा ऊपर उठा लिया। फावड़ा सीधा उसके सिर पर जाकर लगा। इससे पहले कि वो छटपटाती, मैंने अपनी कलाई में फिर से जोर लगाया और फावड़े की धार से उसका सिर काट दिया। सच में ये जंगली मछली है, जमीन पर भी जिंदा रह सकती है, पर इससे ये भी साबित होता है कि इस मछली में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति है और इसमें एनर्जी भी बहुत होगी। फिर मैंने जमीन पर गिरी मछली को वापस आग पर रख दिया। कुछ मिनट बाद गुफा में एक ऐसी खुशबू फैलने लगी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने जलने की परवाह नहीं की और मछली का एक टुकड़ा तोड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। इसके बाद एक गर्म लहर ने तेजी से मेरे शरीर में बची हुई ठंडक को दूर कर दिया। तभी सिस्टम ने बताया कि मेरा पेट भरने का लेवल और ठंड सहने की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। मैं मन ही मन सोचने लगा, सच में ये एक नायाब चीज है। ऐसे ही भूनने पर भी ये सिल्वर स्टार लेवल का खाना बन गया और मैंने तो बस कुछ निवाले ही खाए थे और ऐसा असर हो गया। मैंने फिर उस आइस सिल्वर पिलर फिश को देखा जिसे मैंने मारा था। इसे मैं पहले देश के लिए अपलोड कर सकता हूँ ताकि पापा, मम्मी और छोटी बहन इसे चख सके। ये सोचकर मैंने उस आइस सिल्वर पिलर फिश पर हाथ रखा और आज का सामान अपलोड करने की पुष्टि की। इसके बाद मुझे नेशनल लक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। ग्रैंड जिया के खोजकर्ता झांग यू ने एक टियर 1 आइस सिल्वर पिलर फिश अपलोड की है। ये सामान पहली बार अपलोड की गई एक बिल्कुल नई प्रजाति है। नेशनल लक फीडबैक मल्टीप्लाई की गणना की जा रही है। ये देखकर मैं मन ही मन उत्साहित हो गया। इसने तो गणना शुरू कर दी। ब्लू स्टार से मिली जानकारी के मुताबिक जंगली सामान को ट्रैश एफ ग्रेड से लेकर लेजेंडरी बी ग्रेड तक कुल 5 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड जितना ऊंचा होता है, सामान वापसी का मल्टीप्लाई उतना ही कम होता है। लेकिन इस बार लाइट स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदलने लगे। बधाई हो, आपने रेयर सामान का क्रिटिकल हिट इनाम चालू किया है। इस बार का मैनिफेस्टेशन मल्टीप्लाई 10,000 गुना है। ये सामान सीधे ग्रैंड जिया के ऑफिशियल बैकअप कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जाएगा। मैं इस डरावने नंबर के झटके से उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा मैसेज आ गया। खोजकर्ता को पहली बार आइस सिल्वर पिलर फिश अपलोड करने के लिए बधाई। आपको एक खास इनाम मिला है, सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स। कृपया चुनें कि आप किस लेवल का ब्लाइंड बॉक्स एयर ड्रॉप करना चाहते हैं। अलग अलग रोशनी वाले 3 वर्चुअल बग से मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। ये देखकर मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। एक खास इनाम भी मिला है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो शायद सुरक्षित नॉर्मल या रेयर ग्रेड चुनता, लेकिन मेरे पास तो चीट है। डर किस बात का, ये सोचते ही मैंने तुरंत लेजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स चुना। कुछ ही पल बाद सिस्टम ने मुझे नोटिफाई किया, लेजेंडरी सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स भेज दिया गया है और मैंने उसे अभी जाकर खोजने की अपनी इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। मैंने नेशनल फॉर्चून रैंकिंग देखना जारी रखा। इस समय तक मेरा नाम देश के टॉप 100 में आ चुका था। इसने मुझे बहुत उत्साहित कर दिया। आपको पता होना चाहिए, किसी पायनियर की रैंकिंग जितनी ज्यादा होती है, देश उनके परिवार के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करता है। जब तक मैं आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, मेरी बहन की आंखों की बीमारी का इलाज खास संसाधनों से हो सकेगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से आया, बधाई हो पायनियर, टॉप 100 में आने के लिए। बेगेन, अगर तुम अगले महीने भी लिस्ट में बने रहते हो तो तुम्हें इनाम में बेसिक बॉडी एनहांसिंग फ्लूइड की एक बोतल मिलेगी जो तुम्हारी पूरी सेहत को बेहतर बना सकती है। जैसा कि सोचा था, पायनियर की रैंक जितनी ऊंची होगी, एक्स्ट्रा इनाम उतना ही अच्छा होगा। 3 महीने बाद मैं ओवरऑल सर्वाइवल लीडरबोर्ड में शामिल हो पाऊंगा। उसमें पिछले सभी जीवित पायनियर शामिल हैं। रैंकिंग के इनाम भी और ज्यादा शानदार होंगे। जब उत्साह ठंडा हुआ तो मैंने अपने पैनल की ओर देखा। सारे आंकड़े नॉर्मल थे, यहाँ तक कि मेरे शरीर का तापमान भी 36.5 पर बना हुआ था। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। बुरा नहीं है, न केवल मेरे पास सप्लाई का भंडार काफी बढ़ गया है,
बल्कि मेरे पास एक सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स भी है। इससे मुझे तुरंत काफी सुकून मिला। कम से कम मुझे ठंड से जमने या भूख से मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह अगले दिन के लिए अच्छी उम्मीदें लेकर मैंने लाइव स्ट्रीम बंद की और सीधा सोने चला गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो इंटेलिजेंस सिस्टम रिफ्रेश हो चुका था। उस पर फिर से वही 4 ऑप्शन थे। कुछ पल सोचने के बाद मैंने सर्वाइवल चुना। अगले ही पल मुझे लेजेंडरी सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इससे मैंने उत्साह में हवा में मुक्का मारा। इसके बाद मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा। साथ ही मैंने अपनी घड़ी पर स्ट्रीम शुरू करें ऑप्शन पर टैप किया। परिवार वालों, सुबह की नमस्ते। आज मैं सप्लाई ड्रॉप को खोजने की तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं बर्फीले तूफान का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कल के 10,000 गुना अपलोड मैनिफेस्टेशन की वजह से स्ट्रीम शुरू होते ही ऑनलाइन दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वो सच में परमानेंट फ्रॉस्ट टुंड्रा में जानलेवा एयर ड्रॉप खोजने जा रहा है। क्या ये कोई भगवान है? इस मौसम में बाहर जाना तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। एक रिटायर्ड पायनियर वांग गांग ने भी कमेंट किया, बच्चे, उस छोटे से इनाम के पीछे इतने भी मत पड़ो। इस खराब मौसम में बस अपनी पूरी कोशिश करो। नौजवान, इनाम के पीछे मत पड़ो, बस अपनी पूरी कोशिश करो, वही काफी है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम रूम में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। सिर्फ 2 मछलियों ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या ग्रेट ज़िया नेशन के सभी पायनियर इतने घमंडी होते हैं? तेरी तो, ये जापानी फिर से परेशान करने आ गए। लेकिन इस समय तक मैंने कब का बुलेट का मीन्स देखना बंद कर दिया था। मैं इंटेलिजेंस सिस्टम के सुनहरे तीर का पीछा करते हुए ध्यान से आगे बढ़ता रहा। बस कुछ ही पलों में मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। एलॉय फावड़े से 20 मिनट से भी कम समय तक खोदने के बाद एक धातु का बक्सा बाहर निकला। मैंने कांपते हाथों से ब्लाइंड बॉक्स खोला। अंदर सिल्वर सफेद रंग के मेटल के पुर्जे थे। अगले ही पल सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई दिया। ग्रेट ज़िया नेशन के पायनियर को पाने के लिए बधाई। लेजेंडरी पोर्टेबल पोलर स्नो मोबाइल। ये सुनकर मेरी सांसें थम गईं। अरे बाप रे, ये तो सच में इतना कमाल का व्हीकल है। इसके बाद मैंने तुरंत मेटल के पुर्जों को असेंबल कर लिया। मैं अपने सामने स्नो मोबाइल को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित था, खासकर वो पीछे आगे होने वाला कार्गो रैक। वो तो पूरी तरह से मेरे हाथ खाली रखने के लिए बना है। इसके बाद मैंने स्नो मोबाइल की पावर को भी टेस्ट किया। ये बहुत आसानी से चलने लगी। इस समय लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। मुझे भी इतनी शानदार गाड़ी चाहिए। क्या अभी साइन अप करने में बहुत देर हो गई है? बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें एक पायनियर के तौर पर परमानेंट फ्रॉस्ट टुंड्रा में उतरना होगा, फिर कीमती सामान ढूंढकर उसे अपलोड करना होगा और आखिर में लेजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स चुनना होगा। तभी तुम्हें इसे पाने का मौका मिलेगा। और इस समय मैं हवा की तरह तेज रफ्तार के मजे ले रहा था और कमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मैं शुरुआती ड्रॉप पॉइंट पर लौट आया और उस मेटल के बक्से को स्नो मोबाइल पर रख दिया। इसे गाड़ी पर स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए। उसके तुरंत बाद मैं सीधे कल वाली बर्फीली झील के बीचों बीच चला गया। आधे घंटे बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जिससे मेरे कई घंटों का सफर सीधे सीधे बच गया। आज मैं जितनी भी मछलियां पकड़ूंगा सब ले जा सकता हूँ। पर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मैंने देखा कि बर्फ के छेद के आसपास कई बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं। इन पंजों के निशान की गहराई और फैलाव को देखकर लगता है यह एक वयस्क स्नो डेविल बेयर है। मैंने चौकन्ना होकर चारों ओर देखा, पर मुझे किसी भी दैत्य जानवर का कोई निशान नहीं दिखा। शायद वो कल रात मछलियों के झुंड की गंध से यहाँ आया था। लगता है आज मुझे और मछलियाँ पकड़नी होंगी। कम से कम ये पक्का करना होगा कि इस जगह को छोड़ने से पहले मेरे पास अगली सर्वाइवल सप्लाई मिलने तक टिके रहने के लिए काफी खाना हो। ये सोचते हुए मैंने हवा रोकने के लिए स्नो मोबाइल को अपने सामने खड़ा किया और फिर अलॉय का फावड़ा चलाकर बर्फ की सतह को फिर से तोड़ दिया। तुरंत कुछ मछलियां ऊपर तैरने लगीं। मैंने बड़ी फुर्ती से अलॉय के फावड़े का इस्तेमाल करके मछलियों को किनारे पर लाने में मदद की। सिर्फ आधे घंटे में मैंने 3 मोटी ताजी बड़ी काली मछलियां पकड़ लीं। पर इनसे सिर्फ पेट भर सकता है। इनमें सिल्वर फिश की तरह ठंड सहने की क्षमता बढ़ाने की ताकत बिल्कुल नहीं है। इससे मैं थोड़ा निराश हो गया। फिर मुझे कल रात मछली की आंतों में दिखे काले स्केल्स याद आए। क्या ये काली मछली उसका मुख्य भोजन है? ये सोचते ही मैंने तुरंत फावड़े से काली मछली के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अलॉय के फावड़े से उन्हें बर्फीले पानी में डुबो दिया।
ज्यादा देर नहीं हुई कि आइस सिल्वर पिलर फिश का एक बड़ा झुंड तैरकर आ गया। मैंने जोर से फावड़े का हैंडल ऊपर उठाया, पर पानी से बाहर निकलते ही मछलियां फावड़े के किनारे से कूद गईं। ये देखकर मैं गुस्से से दांत पीसने लगा। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, पर अच्छी बात ये थी कि सिल्वरफिश मेरी हरकत से भागी नहीं, बल्कि और ज्यादा आ गई। मैंने मछली के टुकड़े एक एक करके झील में फेंके और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर आने वाली मछलियों को जोर से किनारे की ओर फेंक दिया। हालांकि 10 में से 8 बार मेरा फावड़ा खाली ही रहा। यहाँ तक कि कई बार तो मछलियाँ बर्फ की सतह पर आ भी गईं, पर छटपटाकर वापस पानी में चली गईं। पर ये मछलियाँ एक के बाद एक फावड़े पर आती रहीं और मैं भी धीरे धीरे ये तरकीब सीख गया। अब मेरा फावड़ा खाली नहीं जा रहा था। जल्द ही मैंने 7 सिल्वरफिश किनारे पर फेंक दी। वजन में करीब 20 किलो होंगी। मैंने सारी मछलियाँ स्नोमोबाइल के मेटल के बक्से में रख दी। फिर मैं पूरी रफ्तार से शेल्टर की ओर भागा। थोड़ी ही देर में मैं जाने पहचाने छोटे बर्फीले ढलान पर वापस आ गया। उसके बाद मैंने मछलियों को जमीन के अंदर बने गड्ढे में पहुंचाया और साथ ही स्नोमोबाइल को भी वापस मोड़कर रख दिया। सूटकेस के आकार के उस मेटल के क्यूब को देखकर मैं एक बार फिर ऊंची सभ्यता की इस शानदार रचना पर हैरान था। गुफा के मुंह पर हवा के लिए छेद छोड़ने के बाद मैंने हाई एनर्जी मिनरल कोल का एक छोटा टुकड़ा जलाया। जैसे जैसे गुफा के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द से सुन्न पड़ने लगी। पर मैंने अपने सामने मछलियों के छोटे से पहाड़ को देखा। मन कामयाबी के एहसास से भर गया। आज तो मुझे खुद को एक दावत देनी ही होगी। इसलिए मैंने एक सिल्वरफिश निकाली और उसे भूनने लगा। कुछ मिनटों बाद मछली की एक ताज़ी और मीठी खुशबू मेरी नाक में आई। मैंने अपना घूंट निगला। ये तो बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। उसे फटाफट खाने के बाद मेरी ठंड सहने की क्षमता सीधे 20% तक बढ़ गई। इसका मतलब है कि भविष्य में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। मेरा दिल उत्साह से भर गया। ये तापमान तो जब चाहे तब बदल जाता है। जब तक मेरी ठंड सहने की क्षमता बढ़ती रहेगी, मेरे जिंदा रहने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने बची हुई सारी मछलियों को भून लिया। उन्हें सहेज कर रखने में आसानी हो, इसलिए मैंने हर मछली को बिल्कुल सूखा होने तक भूनने की कोशिश की। तभी सिस्टम की आवाज आई, आज के सामान के अपलोड सेटलमेंट में 5 मिनट बचे हैं। और मैं अपने सामने मछलियों के ढेर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। वैसे तो आज की पैदावार बहुत अच्छी थी, मुझे और ज्यादा अपलोड करना चाहिए। ये देश के इनाम और मेरे अपने परिवार दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन स्नो डेविल बेयर की गतिविधियों का अभी भी पता नहीं है। मैं कुछ समय के लिए बर्फीली झील पर दोबारा नहीं जा सकता। अगले कुछ दिनों तक बर्फीला तूफान जारी रहेगा। बाहर निकलना नामुमकिन है। शायद यही मछलियां आने वाले कुछ समय के लिए मेरा सारा खाना होंगी। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक सख्ती आ गई। मैं ये सब अपलोड नहीं कर सकता। सामान अपलोड करना है या जिंदा रहना है, यह एक ऐसी चीज है जिसमें अग्रदूतों को हमेशा संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन रैंकिंग में ऊपर जाने का इनाम भी बहुत लुभावना है। पहले 3 महीनों में टॉप 10 में रहने वाले अग्रदूत, उन्हें बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। और जो अग्रदूत रैंकिंग में नहीं हैं, वे ज्यादातर अलग अलग वजहों से इस जंगली दुनिया से खत्म हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना हाथ एक सुनहरी तली हुई आइस सिल्वर पिलर मछली पर रखा। आज का सामान अपलोड करने की पुष्टि की। इसके बाद मुझे नेशनल लक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दाशिया का अग्रदूत झांग यू, एक भुनी हुई आइस सिल्वर पिलर मछली अपलोड की गई। दाशिया देश को संसाधन मिले, ठंड से बचाने वाली 100 भुनी हुई मछलियाँ। इसे खाने से ठंड सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। अग्रदूत झांग यू को टॉप 50 में आने के लिए बधाई। अगले महीने भी लिस्ट में बने रहने पर इनाम में प्राइमरी बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड की 5 बोतलें मिलेंगी। मैंने जल्दी से नेशनल लक रैंकिंग खोली। इस समय मेरी रैंकिंग 42 हो गई थी। एक बार जब मुझे बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड मिल जाएगा तो मैं राक्षसों का शिकार कर सकूंगा। इस तरह मेरे जिंदा रहने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। तभी गुफा के मुंह से 3 मीटर के दायरे में बर्फ पर भारी कदमों की आवाज आई। अगले ही पल भारी सांसें अपने साथ एक गंदी बदबू लेकर हवा के छेद से अंदर आई। मेरा दिल एकदम से सहम गया। मैंने तुरंत अपने पास रखे अलॉय के फावड़े को पकड़ा और दूसरे हाथ से जमी हुई बर्फ उठाकर आग पर डाल दी। अंधेरे ने पल भर में सब कुछ निगल लिया। मैंने अलॉय का फावड़ा कसकर पकड़ लिया और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो कदमों की आहट अचानक मुड़कर वापस चली गई। मैं जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो उसी दिशा में गया था जहां मैंने कल अंतरिया फेंकी थी।
वो खून की गंध से खींचकर चला गया। धत तेरे की, अगर कल मैंने अंतरिया गुफा के पास ही फेंकी होती तो मुझे डर है कि अब तक मैं ये एक कटी फटी लाश बन चुका होता। जब आसमान में हल्की रोशनी हुई तो नेशनल लक सिस्टम की लाइट स्क्रीन समय पर दिखाई दी। कल मरने वालों की संख्या देखकर मेरा दिल बैठ गया। सिर्फ एक रात में 4000 लोग इस जंगली दुनिया से गायब हो गए थे। कल रात के उस डरावने अनुभव के बारे में सोचकर मैंने एक गहरी सांस ली और संकट को चुना। अगले ही पल मेरी नजरों के सामने की दुनिया बदल गई। गुफा का जो मुंह पहले धुंधला था, उस पर अचानक एक हल्के पीले रंग का फिल्टर आ गया। मेरी आंखों के रेटिना पर डेटा की धाराएं तेजी से जुड़ने लगी और आखिर में एक खास नजर में बदल गई। इसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने एक लाइन लिखी हुई है, अगले 5 दिनों तक तुम अगले 1 हफ्ते में जीवों द्वारा छोड़े गए निशानों और फेरोमोन मार्करों को देख पाओगे। तो ये सीमित समय के लिए है, लेकिन यह मेरे लिए काफी है। फिर मैं गुफा के मुंह पर गया। मेरी आंखों में एक भयानक हरे रंग का रास्ता दिखाई दिया। यहाँ तक कि रोशनी के 2 घने धब्बे भी थे जो लगभग बर्फ की ईंटों की दरारों से चिपके हुए थे। उसी समय गहरे लाल रंग के छोटे अक्षरों में एक लाइन धीरे से सामने आई, एक फर्स्ट ईयर स्नो डेविल वुल्फ ने सुबह सुबह तुम्हें अपने शिकार के तौर पर चुना है। ये देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। लानत है, स्नो डेविल वुल्फ इस जंगली दुनिया के ठंडे इलाकों का एक आम झुंड में शिकार करने वाला राक्षस है जो ब्लू स्टार के जंगली भेड़ियों से भी ज्यादा चालाक होता है। एक बार अगर ये पीछे पड़ जाएं, तो जान न भी जाए पर खाल जरूर उधर जाती है। और मेरे पास तो अभी कोई ढंग का हथियार भी नहीं है। भेड़िए के झुंड से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। ये जगह वाकई अब और रहने लायक नहीं है। तभी मेरे कानों में एक अलार्म बजा, चेतावनी, मौजूदा पनाहगाह प्राकृतिक आपदा से नहीं बचा सकती। जिंदा रहने का एकमात्र मौका उत्तर पूर्व में है। मेरे रेटिना पर मौसम का अलर्ट भी मुझे लगातार एक नई पनाहगाह खोजने के लिए कह रहा था। ये सोचकर मैंने तुरंत स्नोमोबाइल खोला और सारा सामान धातु के बक्से में रख दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मेरी लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये सब तो सिल्वर स्टार ग्रेड का खाना है। मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये दाशे करने क्या जा रहे हैं? और मैंने बुलेट कमेंस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपनी स्नोमोबाइल लेकर बर्फीले तूफान में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद मैंने अचानक गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। क्राइसिस इंटेलिजेंस के खास विशन में बाईं और सामने की बर्फीली ढलान के नीचे हल्के पीले रंग का एक बेहद कमजोर सा निशान दिख रहा था जो आधा मीटर नीचे बर्फीली जमीन में सीधा जा रहा था। जब मेरी स्नोमोबाइल धीरे धीरे पास पहुंची तो उस निशान पर कुछ छोटे शब्द दिखाई दिए। टियर एक टुंड्रा का विशाल बर्फीला चूहा 3 दिन पहले गहरी नींद में सो गया। ये देखकर मेरा मन ललचा गया। मुझे वैसे भी गोश्त खाना था, तो मैं उस निशान का पीछा करते हुए बर्फीले चूहे के ठिकाने तक पहुंच गया। लाइव स्ट्रीम रूम में कई दर्शकों ने इस जानवर को पहचान लिया। दाशे, सावधान, यह मत सोचना कि यह सिर्फ एक चूहा है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसके काटने की ताकत इतनी है कि यह किसी भी वयस्क की उंगली आसानी से तोड़ सकता है। यहाँ तक कि स्नो डीमन वुल्फ भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। एक्सपर्ट्स की चेतावनी सुनकर बुलेट कमेंस में तुरंत तनाव बढ़ गया, लेकिन मैंने फावड़े की सबसे तेज धार वाली साइड से उस बर्फीले चूहे के सिर पर जोर से वार किया और उसे नींद में ही मार डाला। इसके तुरंत बाद मैंने उसकी गर्दन के पीछे की खाल पकड़ी और उसे बाहर निकाला। अरे वाह, कितना भारी है, कम से कम 10 किलो तो होगा। उसके बाद मैंने चूहे के बिल से 7 नीले रंग के फल निकाले। बर्फीली जमीन में इतने लंबे समय तक दबे रहने के बावजूद इन फलों की ऊपरी परत अभी भी मजबूत थी और लाइव स्ट्रीम के दर्शक ये देखकर पागल हो गए। अरे बाप रे, ये तो आइस ब्लूबेरीज हैं। ठंडे इलाकों में इस तरह के ताजे फल सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन और एनर्जी होती है। दाशे की किस्मत तो देखो। लाइव स्ट्रीम की तो बात ही छोड़ो, मुझे खुद लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है। आखिरकार हर विशाल बर्फीले चूहे के पास इतना सारा सामान नहीं होता है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि क्राइसिस इंटेलिजेंस मेरे लिए कितनी जरूरी है। मैंने उस मोटे बर्फीले चूहे और बेरीज को गाड़ी में फेंका, अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी और आगे बढ़ गया। उसी समय ब्लू स्टार 3rd सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑब्जर्वर के तौर पर लियू फेई मेरी हाल की स्थिति की रिपोर्ट दे रही थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के टीम लीडर टैंक किंग ने आदेश दिया कि मुझे सीड लेवल पायनियर में अपग्रेड कर दिया जाए।
मेरे माता पिता और छोटी बहन को भी राजधानी के कोर सर्कल में बसा दिया गया था। उन्हें न सिर्फ ढेर सारा खाना मिला, बल्कि उन्हें 30,000 युआन का बोनस भी दिया गया और अपोकैलिप्स अप्रेजर मूल्यांकन योजना भी शुरू कर दी गई। ये जानना जरूरी है कि हर देश में पायनियर्स के हर बैच में सिर्फ एक ही अपोकैलिप्स अप्रेजर की जगह होती है। यह एक उच्च सभ्यता द्वारा बनाया गया एक खास नियम है जो अगले चरण के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अभी भी एक ठिकाना खोजने के लिए जल्दी में था। इस पल मेरे हल्के सुनहरे विशन में हर कुछ 100 मीटर पर एक खास हल्के पीले रंग का निशान जमीन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। सिर्फ आधे दिन के सफर में मैंने कम से कम 20 रिसोर्स ठिकाने खोज निकाले थे। ये तो अविश्वसनीय था। बस मुझे इस तबाही से बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। तो ये जगह कभी न खत्म होने वाले संसाधनों का खजाना है। समय का पता ही नहीं चला और आधी रात हो गई। दिन भर की यात्रा के बाद भी मुझे कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिला, तो मैंने स्नोमोबाइल को फोल्ड किया और बस एक बर्फ की गुफा खोदकर उसमें घुस गया। आज मेरा सामान जमा करने का कोई इरादा नहीं है। ये खाना ही मेरी जीवन रेखा है। इसके अलावा दिन भर की यात्रा के बाद मेरे रेटिना पर अब आसपास के माहौल की जानकारी नहीं दिख रही थी। देर रात सफर करना फायदेमंद नहीं है और मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए आराम की भी सख्त जरूरत है। जब अगले दिन इंटेलिजेंस सिस्टम रिफ्रेश हुआ तो मैंने सीधे पर्यावरण को चुना। रेटिना पर एक बार फिर हल्के सुनहरे रंग का 3D होलोग्राफिक भूभाग का नक्शा सामने आया और गाड़ी की मदद से इस बार नक्शे का दायरा बढ़कर 10 किलोमीटर हो गया था। मैंने देखा कि इस बार नक्शे पर एक पनाहगाह के निर्देशांक ज्यादा थे। बाईं ओर 5 किलोमीटर दूर एक सफेद रोशनी का बिंदु था और दाईं ओर 15 किलोमीटर दूर नारंगी लाल रंग की एक गर्म रोशनी चमक रही थी। जब मेरा ध्यान बाईं ओर के सफेद प्रकाश बिंदु पर गया तो सिस्टम ने तुरंत संबंधित पनाहगाह का ब्यौरा दिखा दिया। अपने रेटिना पर लिखी जानकारी को देखकर मैंने तुरंत थर्मल कार्स्ट गुफा को चुना। पता नहीं यह आपदा कब तक चलेगी। थर्मल कार्स्ट गुफा मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्मी बचा सकती थी। इस समय लाइव स्ट्रीमिंग रूम के खुलने का समय हो गया था और ब्लू स्टार के हजारों दर्शक जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तुरंत मेरे लाइव स्ट्रीमिंग रूम में आ गए। मास्टर का मौजूदा सामान का भंडार दुनिया के टॉप 10 में आ सकता है। अरे बाप रे, सच में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग रूम के कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं स्नोमोबाइल के पैडल को जोर जोर से चला रहा था। हवा अब और तेज होती जा रही थी और तेज हवा के प्रतिरोध के कारण गाड़ी लगभग रुक सी गई थी। अचानक सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि थर्मल कार्स्ट गुफा अभी भी 12 किलोमीटर दूर है। चेतावनी, 5 घंटे में ए लेवल की आपदा पूरी तरह से फैल जाएगी। मौजूदा तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा खून जम गया हो। इस समय मेरी शारीरिक शक्ति मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी जेब से सिल्वर स्टार ग्रेड की भुनी हुई मछली निकाली और एक साथ 3 खा ली। इस समय लाइव स्ट्रीमिंग रूम के सभी दर्शक हैरान रह गए। अरे बाप रे, एक साथ 3 खा ली, पेट भरने की सीमा तो पार हो गई होगी। क्या वो पागल हो गया है? वो सिल्वर स्टार ग्रेड की थी। एक मछली के बदले में सैकड़ों घर बनाने का सामान मिल सकता है। क्या वो अब और जीना नहीं चाहता? लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अपने शरीर में एक गर्म लहर का एहसास हुआ और मेरी त्वचा भी लाल हो गई। यहाँ तक कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सफेद धुआं भी निकलने लगा। अगले ही पल नेशनल लक सिस्टम का संकेत आया। बधाई हो पायनियर, आपने मीडियम लेवल की ठंड प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है। ये सुनकर मैं जोर से चिल्लाया, चलो आगे बढ़ो। मेरे बोलते ही स्नोमोबाइल की रफ्तार तुरंत बढ़ गई। उसने जबरदस्ती मेरे सामने की हवा की दीवार को चीर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से रफ्तार पकड़ी, मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि मेरे पीछे कुछ किलोमीटर दूर सैकड़ों मीटर ऊंची एक सफेद दीवार सब कुछ नष्ट करने की ताकत के साथ चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही थी। सफेद आपदा साकार हो गई थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। इस पल लाइव स्ट्रीमिंग रूम के कमेंट्स में पूरी स्क्रीन भागो शब्द से भर गई थी। अचानक मेरे कानों में एक तीखी चेतावनी की आवाज आई। आपदा के आने की उल्टी गिनती शुरू होती है। 9, 8। ठीक उसी समय मैंने उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच से देखा कि आगे एक बड़ी चट्टान के पीछे, जहां हवा नहीं थी, नारंगी लाल रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। वो भूतापीय गर्मी थी। उसी समय ग्रेट जिया इंटेलिजेंस ब्यूरो में लियू फेफी का चेहरा मेरे लाइव स्ट्रीमिंग रूम को देखते हुए पीला पड़ गया था।
पिछले महीने लाइट हाउस देश में बी ग्रेड का रेतीला तूफान आया था और 3 स्पेशल फोर्स के जवान बिना किसी निशान के मारे गए थे। और झांग यू का सामना और भी ज्यादा क्रूर ए ग्रेड की सफेद आपदा से हो रहा था। आंकड़ों के हिसाब से उसके बचने की संभावना लगभग 0 थी। सामने बैठे टैंक किंग ने मेज पर जोर से हाथ मारा। झांग यू को कुछ नहीं होगा। उसने अभी अभी अपनी मीडियम लेवल की शारीरिक क्षमता बढ़ाई है, अभी भी उम्मीद है। और इस समय मैं सामने की पत्थर की गुफा से 400 मीटर दूर था, लेकिन मेरे पीछे का तूफान पहले ही मुझ पर हावी हो चुका था। इस जबरदस्त हवा के दबाव ने मुझे लगभग दिशाहीन कर दिया था। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो और फिर मैं और मेरी गाड़ी लगभग हवा में उड़ गए। गुफा को अपने इतने करीब देखकर मैंने अचानक गाड़ी का हैंडल घुमाया और गति का इस्तेमाल करते हुए दरार में घुस गया। अगले ही पल मैं और मेरी गाड़ी बर्फ में पलट गए, लेकिन मेरा धड़कता हुआ दिल अचानक शांत हो गया। आखिरकार मैं बच गया। मॉडल। और जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पूरी तरह से पागल हो चुके थे। भाई साहब, अभी अभी तो मैं देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। प्रो जिंदा बच गया। भाइयों, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आर्कटिक के लोग। लेकिन तभी जापान के कुछ कमेंट्स आए। ये तो बस थोड़ा बड़ा बर्फीला तूफान ही तो है। दाशिया के लोगों ने सच में दुनिया नहीं देखी है। दर्शक इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उन्होंने इंटरनेट पर ही उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। अब ये बर्दाश्त के बाहर था। कौन मुझे हवाई जहाज के टिकट के पैसे देगा? मैं जाकर उनका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन जैसे ही गालियों की लड़ाई शुरू होने वाली थी, लाइव स्ट्रीम रूम के बाहर से अचानक एक जोरदार आवाज आई। वो तूफान के चट्टानों से टकराने की आवाज थी। उसके तुरंत बाद कम तापमान और तेज हवाओं के दबाव में अनगिनत नुकीली बर्फ की कीलें गुफा की दीवारों और जमीन के साथ साथ अंदर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। इतनी तेजी से कि आंखों से देखा जा सकता था। वे गहराई की ओर फैलने लगी। आखिरकार वे गुफा की गहराई से लगातार निकल रही गर्मी के स्रोत से टकराईं। उनकी नोकें धीमी पड़ने और पिघलने लगी और फिर पूरी तरह से जम गईं। एक पारभासी लेकिन शानदार बर्फीला दरवाजा बन गया। आर्कटिक। और इस समय मैं सिस्टम द्वारा रेट किए गए अपने एस क्लास नए घर को देख रहा था। आर्कटिक के लोग। अंदाजे से इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा था और गुंबद 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। लेकिन जमीन पर हर जगह टूटे फूटे पत्थर और उभरी हुई चट्टानें थीं, जिससे पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने झुककर हॉल में लगे पौधों को ध्यान से देखा। मैंने देखा कि गुफा के अंदर हल्की सफेद धुंध छाई हुई थी। चट्टान की दीवार में ऊंची दरारों से रिसती पानी की बूंदें जमीन पर एक छोटी सी धारा बना रही थी। ये धारा गुफा की गहराई में उस अंधेरे अनजान इलाके की ओर बह रही थी। लेकिन मैंने तुरंत गहराई में जाकर खोजबीन नहीं की, बल्कि मैंने जमीन पर पड़े रास्ते में आने वाले पत्थरों को हटाया और अजीब चट्टानों के बीच कूदने और चढ़ने भी लगा। मैं हर कोने की जांच कर रहा था और लाइव स्ट्रीम रूम में बहुत से विदेशी दर्शक जो पहली बार आए थे मेरी फुर्ती देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, इस दाशिया वाले की कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पत्थरों के ढेर पर ऐसे चल रहा है जैसे समतल जमीन हो, बिल्कुल एक हिम तेंदुए की तरह। दाशिया देश के दर्शक भी मजाक में कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसे तुम तेज कहते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने प्रो को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है। सब जानते हैं कि प्रो दाशिया का सबसे तेज मर्द है। इसी मजाक मस्ती के बीच मेरी लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई, लेकिन चर्चा का जोश अभी भी जारी था। मैंने आज भी कोई सामान अपलोड नहीं किया। सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली तो देखा कि मैं टॉप 100 से बाहर हो गया हूँ। बस यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा संतुष्टि लेवल 300 की सीमा तक पहुँच गया है। तो भविष्य में सिर्फ जादुई जानवरों को खाने से ही या बेहतर क्वालिटी का खाना खाने से ही मैं अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा पाऊंगा। जब मैं ये सोच ही रहा था, गुफा की गहराई से अमोनिया की तीखी गंध वाली गर्म हवा के झोंके बाहर आने लगे। मैंने अपना क्राइसिस विजन चालू किया और पाया कि इस पनाहगाह के ऊपर हल्के लाल रंग के निशानों से भरा हुआ था। वे सब लेवल 2 के अंधेरी गुफा वाले जादुई चमगादड़ थे और वे अभी भी शीत निद्रा में थे। हालांकि उनके मल से शोरा बनाकर विस्फोटक बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अगर मैंने कुछ भी किया तो यहाँ सो रहे चमगादड़ जरूर जाग जाएंगे। उड़ने वाले इन जादुई जानवरों के झुंड का सामना करने पर मेरा खून चूसकर मुझे सुखा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे पास एक ढंग का हथियार तक नहीं है। मैं सच में बहुत गरीब हूँ। ये सब सोचने के बाद मैं हॉल के सामने वाले हिस्से में लौट आया जहाँ हवा थोड़ी साफ थी।
मैंने अपना सामान ठीक किया और आराम किया। रात भर आराम करने के बाद मेरी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई थी। अब जब मैं यहाँ बस गया था, मेरा सबसे जरूरी काम अपने इस तहखाने की पूरी जानकारी हासिल करना था। इसलिए मैंने अपडेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम के आधार पर पर्यावरण का विकल्प चुना, ये देखने के लिए कि क्या कोई और निकास या संसाधन है। इस बार पर्यावरण इंटेलिजेंस ने सीधे जमीन के नीचे का एक हैरान कर देने वाला नक्शा बना दिया। नक्शे में जिस गुफा के हॉल में मैं था, उसे केंद्र बिंदु बनाया गया था और वहां से नीचे की ओर अनगिनत उलझे हुए रास्ते फैले हुए थे। यह एक विशाल दीमक की बाम्बी जैसा लग रहा था। जब मैं नक्शा देख ही रहा था, एक अजीब बैंगनी रोशनी छोड़ने वाला उल्टा पिरामिड आइकन मिला। अगले ही पल पर्यावरण सूचना प्रसारण मेजबान दुनिया की एक गुप्त सभ्यता के खंडहरों की खोज के लिए बधाई। जमीन से 25 किलोमीटर नीचे एक टूटा फूटा बर्फीले तूफान का मंदिर है। मेजबान को खुद वहां जाने की सलाह दी जाती है। अलौकिक शक्तियां हासिल करने का मौका है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बंजर भूमि में शुरुआती दिनों में अग्रदूतों को कठोर वातावरण का सामना करने के लिए केवल अपने शरीर पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर वे लंबे समय तक जीवित रह पाते तो वे लगातार अपने शरीर को विकसित कर सकते थे और असली बंजर भूमि के शिकारी बन सकते थे। लेकिन अलौकिक शक्तियों के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अभी तक जो पता है वो ये है कि जीवित बचे लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में जो अग्रदूत हैं, उनकी ताकत तीसरे स्तर के दानव के बराबर हो गई है। मैंने तुरंत वहां जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मुझे खाना खाना था। इसलिए मैंने उस बर्फीले चूहे को, जिसे मैंने परसों रास्ते में पकड़ा था, धातु के बक्से से बाहर निकाला। लाइव स्ट्रीम अभी अभी शुरू हुई थी। सभी का ध्यान उस बड़े चूहे ने खींच लिया। ये बर्फीला चूहा तो देखने में ही काफी हट्टा कट्टा लग रहा है। अरे बाप रे, मास्टर फिर से खाना बना रहा है। आश्रय में पहला भोजन। मैंने एक साधारण सा चूल्हा बनाया, फिर उसके ऊपर एक साफ और सपाट पत्थर की सिल्ली रखी और नीचे उच्च ऊर्जा वाला थोड़ा कोयला जला दिया। तब जाकर मैंने बर्फीले चूहे का मांस उस पर रखा। कुछ ही पलों में मांस की चर्बी की एक जबरदस्त महक चारों ओर फैल गई। फिर मैंने 3 बर्फीली नीली बेरियां निकाली और उन्हें कुचल दिया। तब मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया, जिससे अभी भी तेल टपक रहा था। उसे जैम की कटोरी में डुबोया और इस तरह ठंडे फलों के गूदे में लिपटा भुना हुआ मांस मेरे मुंह में चला गया। मैंने तुरंत एक संतुष्टि की आह भरी। क्या बात है! इस पल देश विदेश के अनगिनत दर्शक एक साथ कह रहे थे, मास्टर प्लीज इंसान बनो। क्या कोई इंसान खाने का ऐसा तरीका सोच सकता है? वहीं लियू फेफे स्क्रीन पर उस व्यस्त शख्स को देख रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नीला ग्रह के अग्रदूतों का 8वां बैच। कोई भोजन के लिए भाग दौड़ कर रहा है, कोई आश्रय के लिए व्यस्त है, लेकिन झांगियू, हमेशा जमी रहने वाली टुंड्रा का यह अग्रदूत, उसने तो जीवन का आनंद लेना भी शुरू कर दिया है। शायद यह एक टॉप क्लास आश्रय से मिला आत्मविश्वास है। उसी समय महान जिया देश के विशेष अभियान ब्यूरो में देश की सेना और राजनीतिक दुनिया के बड़े बड़े अधिकारी, उनकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर लगातार बदल रही लाइव निगरानी पर टिकी थी और टैन किंग लेजर पेन से स्क्रीन पर इशारा कर रहा था। सभी लीडर्स, ऊपर बंजर भूमि में पहले 9 दिनों में वैश्विक सीड लेवल के अग्रदूतों की जीवित रहने की स्थिति की रिपोर्ट है। झाओ तेजू बी ग्रेड के अंधेरे जंगल में जहरीले जहर से पीड़ित है। उसे 3 दिनों के अंदर तोड़ ढूंढना होगा। ली छिंग दूषित पानी पीने की वजह से पेचिश का शिकार हो गई है। केवल मूशुए की हालत थोड़ी स्थिर है, लेकिन उसे एक आश्रय की सख्त जरूरत है। कुछ बड़े अधिकारी चिंता से मॉनिटर की स्क्रीन को देख रहे थे। तभी एक बूढ़े अधिकारी ने अपनी भौहें मली। हमेशा जमी रहने वाली टुंड्रा वाले उस लड़के का क्या? उसकी क्या हालत है अभी? ये सुनकर टैन किंग एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसने स्क्रीन बदल दी। वीडियो में झांग यू आग के चारों ओर बैठकर चूहे का मांस भून रहा था। मीटिंग रूम में पल भर में सन्नाटा छा गया। बूढ़े अधिकारी ने एक घूंट चाय पी, फिर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए गुस्से और हंसी के मिले जुले भाव से कहा, ये बदमाश लड़का, दूसरे लोग बंजर भूमि में भूखे मर रहे हैं और यह मजे से जी रहा है। मीटिंग रूम का माहौल तुरंत हल्का हो गया। बल्कि एक शानदार स्नोमोबाइल भी खोज निकाली है। वो बहुत काबिलियत वाला अग्रदूत है। बूढ़े अधिकारी ने तुरंत झांग यू के आश्रय की रेटिंग के बारे में पूछा। टैन किंग ने फौरन रिपोर्ट निकाली। उसके आश्रय की रेटिंग ए ग्रेड है, दुनिया भर में 10वें स्थान पर। दुनिया में 10वां,
मेरा सुझाव है कि उसे प्रलय के 8वें बैच के उम्मीदवार के रूप में शामिल किया जाए। ये सुनकर बूढ़े अधिकारी की मुस्कान गायब हो गई और वो कुछ देर सोच में पड़ गए। वो एक अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन प्रलय का मामला देश की किस्मत से जुड़ा है। यह मामला बहुत बड़ा है, हमें कुछ दिन और देखने की जरूरत है। इस समय मैं बर्फीले चूहे की चर्बी और अंदरूनी फैट निकाल रहा हूँ और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पत्थर के बर्तन में डाल रहा हूँ। तेल की तेज खुशबू जल्द ही फैल गई और तेल पिघलने के बीच के समय का मैंने फायदा उठाया। मैंने 10-12 किलो ताजे मांस को उंगली जितने मोटे टुकड़ों में काटा और फिर मैंने मांस के टुकड़ों को सुखाने के लिए कोयले के चारों ओर फैला दिया। जब पत्थर के बर्तन में चर्बी के टुकड़े सुनहरे होकर ऊपर तैरने लगे तो मैंने एक साफ पत्थर का कटोरा ढूंढा। मैंने खौलते हुए साफ तेल को उसमें निकाल लिया, जिसे खाने के तेल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एंटी फ्रीज कोटिंग या जलाने वाले ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जानवरों की चर्बी का सही इस्तेमाल मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए ये एक जरूरी सबक है और इस मामले में मेरा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों लगभग परफेक्ट हैं। इसके बाद मैंने बर्फीले चूहे की बड़ी सी खाल को एक सपाट चट्टान पर फैलाया और एलॉय का बेलचा फिर से खुरचने वाले औजार में बदल गया। खाल पर बची हुई चर्बी और मांस को हटाने के लिए फिर मैंने बेलचे के पिछले हिस्से से चूहे का सिर तोड़ दिया और छेनी जैसे कठोर 2 सामने के दांत और बहुत मजबूत 4 टांगों की हड्डियां पूरी तरह से निकाल ली। हाथ में हड्डियों को तौलते हुए मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इन दोनों सामने के दांतों का घुमाव एकदम सही है। इन्हें थोड़ा घिसने पर ये प्राकृतिक कांटेदार मछली पकड़ने के हुक बन जाएंगे। इस औजार के साथ मछली पकड़ने की रफ्तार जरूर बढ़ जाएगी। आखिरी हड्डी को भी अपनी जगह पर रखने के बाद तभी एक के बाद एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। साधारण चूहे का 5 किलो सूखा मांस मिला। एक साधारण सिल्वर फ्रॉस्ट फर वाली चूहे की खाल मिली। 2 साधारण कठोर चूहे के दांत मिले। सब कुछ ठीक से समेटने के बाद मैंने अपना साधारण सा बैग उठाया। उसके अंदर सूखे मांस के कुछ टुकड़े रखे और फिर झुककर प्यास बुझाने के लिए कई बार बर्फीला पानी पिया। फिर मैंने अपना एलॉय का बेलचा कसकर पकड़ लिया। उसी समय मेरे रेटिना पर हल्के सुनहरे रंग का नक्शा ठीक समय पर चमक उठा। अजीब सी बैंगनी रोशनी छोड़ने वाले उस उल्टे पिरामिड की जगह मुझे चुपचाप अपनी ओर खींच रही थी। चूंकि सिस्टम ने इसे सुझाया है तो मैं जाकर रास्ते का पता लगाता हूँ। ये गुफा वाला ठिकाना आखिरकार सबसे अच्छा नहीं है। शायद नीचे कुछ ज्यादा कीमती चीज छिपी हो। फैसला करने के बाद मैं नक्शे के बताए रास्ते पर चलते हुए गुफा के अंदर की अंधेरी सुरंग में घुस गया। मेरे रेटिना पर मौजूद पर्यावरण की जानकारी ने मेरे लिए हल्के नीले रंग का एक सुरक्षित रास्ता बना दिया था। भले ही सिर्फ नीली काई से हल्की रोशनी आ रही थी, मैं तब भी आराम से आगे बढ़ सकता था। बस हवा में अमोनिया और सड़े हुए मांस के सड़ने की बदबू फैली हुई थी, जिससे मैंने अनजाने में ही अपनी भौहें सिकोड़ ली। लेकिन मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। 30 मिनट बाद बदबू अपने चरम पर पहुंच गई। मैंने बस एक पल के लिए ऊपर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि कई दसियों मीटर ऊंची छत पर हजारों लाखों शैतानी जानवर घने रूप से उल्टे लटके हुए थे। वे सभी दूसरे दर्जे के वयस्क अंधेरी गुफा के शैतानी चमगादड़ थे। तभी अचानक इंटेलिजेंस सिस्टम से एक चेतावनी की आवाज आई। चेतावनी, बहुत ज्यादा खतरा। ये सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इन जीवों का आकार ब्लू स्टार के बाज से भी बड़ा था। काली छिल्लीदार त्वचा ने उनके मजबूत शरीर को ढक रखा था और सोए होने के बावजूद भी उनकी खौफनाक मौजूदगी दिल दहला देने वाली थी। अगर जानकारी से यह पक्का न होता कि वे गहरी नींद में हैं, तो 100 बार हिम्मत करने पर भी मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। जमीन की ओर देखने पर भूरे सफेद मल के कीचड़ में ढेरों सफेद हड्डियां धसी हुई थीं। इसलिए मैंने अपनी नाक बंद की और चुपचाप पीछे हटकर दूसरी तरफ के गर्म हवा वाले रास्ते की ओर चल दिया। दूसरे दर्जे के शैतानी चमगादड़ों से लड़ने के लिए हथियार के बिना जाना सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। और लाइव स्ट्रीम में आने वाले कमेंट्स अचानक कम हो गए। पूरी स्क्रीन पर बस डर ही डर दिख रहा था। हे भगवान, ये तो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना है। अच्छा हुआ कि मास्टर अंदर नहीं गया। वे पक्का दूसरे दर्जे के शैतानी जानवर हैं। अचानक अंधेरा क्यों हो गया? क्या सिग्नल चला गया? मास्टर, आपको कुछ न हो। सुरंग में रोशनी और भी धुंधली होती जा रही थी। यहाँ तक कि काई की चमक भी कमजोर हो गई थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि दर्शकों को लगा सिग्नल टूट गया है। अनजाने अंधेरे और छिपे हुए खतरे ने स्क्रीन के सामने बैठे लाखों दर्शकों की सांसें रोक दी थी। मैं सिर्फ पर्यावरण की जानकारी के सहारे घोर अंधेरे में आगे बढ़ रहा था,
शैतानी चमगादड़ों के घोंसले से गुजरने के बाद जमीन अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगी और रोशनी और भी कम हो गई। इस वक्त मैं बस आसपास की जानकारी के भरोसे आगे बढ़ रहा था कि तभी तापमान तेजी से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैं पसीने से तरबतर हो गया और मेरे जल्दी सूखने वाले कपड़े बदन से चिपक गए। मेरा गला भी प्यास से बुरी तरह सूख रहा था। अजीब बात है, ये बर्फ और हवा का मंदिर नहीं है क्या? यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? तभी अचानक एक हार्ड कंपा देने वाली ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। इस संकरी सुरंग में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड के जबरदस्त टकराव से पल भर में चारों तरफ घना सफेद कोहरा छा गया, जिससे मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या बकवास है? तापमान के इस अजीब अंतर ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। मेरे दिल में पीछे हटने का ख्याल आने लगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने साफ दिख रहा था कि बैंगनी पिरामिड बस 30 मीटर दूर है। मैं इतनी दूर आ गया हूँ, अब हार नहीं मान सकता। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई, अपनी सांस रोकी और उस सफेद कोहरे से बाहर निकल गया। सामने का नजारा देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक बहुत बड़ा गोलाकार जमीन के नीचे बना हॉल था। बीच में एक काली नदी चुपचाप बह रही थी। नदी के दोनों किनारों पर करीने से सजे हुए थे अनगिनत इंसानों जैसे जीवों के कंकाल। वे सभी घुटनों के बल झुके हुए थे। सबका चेहरा हॉल के बीच की ओर था, भले ही वे कब के सूखकर कंकाल बन चुके थे। श्रद्धा और डर से मिली जुली वो अजीब सी सिमरन अभी भी हवा में फैली हुई थी। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक पूरी तरह से चौंक गए। अरे बाप रे, वो तो इंसानी हड्डियां हैं। आखिर यह कौन सी जगह है? जल्दी दीवार की तरफ देखो, वहाँ रोशनी है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई, लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि सिग्नल कट चुका है। मेरा सारा ध्यान सामने के नजारे पर था। मैं हॉल के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर घुटने टेके कंकालों को देखते हुए मेरी नजर अपने आप सामने जा पड़ी। 100 मीटर ऊंची एक जीती जागती दीवार पर बनी तस्वीर पर वो अलग अलग रंगों की काई से बुनी हुई थी। वो गुफा के अंदर की हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने ये भी पहचान लिया कि उसमें गर्मी पैदा करने वाली गुफाओं में पाई जाने वाली हल्की नीली गर्म काई भी मिली हुई है। और उस तस्वीर के ठीक बीच में हरी काई से एक औरत का चेहरा बना हुआ था। उसकी कोई स्पष्ट शक्ल सूरत नहीं थी, बस 2 काली और खोखली आंखें थीं, जो एक गहरी खाई की तरह मुझ घुसपैठिए को बेपरवाही से घूर रही थी। उसे एक नजर देखते ही मेरे सिर पर जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। मेरा जी मिचलाने लगा। मेरे कानों में अनगिनत परेशान करने वाली फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। गड़बड़ हो गई, यह मेरा आखिरी ख्याल था। और फिर मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। मैं बेकाबू होकर उस तस्वीर की ओर चलने लगा। मेरी चेतना एक बर्फीले शून्य में खींच गई थी। एक पुरानी, ठंडी और मजाक उड़ाती हुई औरत की आवाज मेरी रूह के अंदर धमाके की तरह गूंजी। जब तुमने भगवान को देख ही लिया है तो घुटने क्यों नहीं टेकते? अचानक एक भयानक दबाव मुझ पर पड़ा। मेरी हड्डियां इस बोझ के मारे दर्द से कराह रही थीं। मेरे घुटने बेकाबू होकर कांपने लगे, जैसे अगले ही पल वे कुचल दिए जाएंगे। जैसे ही मेरे घुटने जमीन को छूने वाले थे, मुझे अचानक होश आ गया। मेरे दिमाग में अनगिनत यादें तेजी से घूमने लगीं। मुझे पूरा यकीन था कि कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली हस्ती उस तस्वीर के जरिए मुझे देख रही है और मुझसे बात कर रही है। क्या मुझे घुटने टेकने चाहिए या पूरी तरह से झुक जाना चाहिए? क्या उसे गुस्सा दिलाने से मैं तुरंत मारा जाऊंगा? हजारों ख्याल आखिरकार मेरे दिल में एक चीख बनकर गूंजे, सिस्टम जल्दी मुझे बचाओ। मेरे नाक, मुंह और कानों से खून बहने लगा और हड्डियों से भरी जमीन पर टपकने लगा। तभी इंटेलिजेंस सिस्टम की आवाज सुनाई दी। क्या आने वाले 3 दिनों के इंटेलिजेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है? आर्कटिक लोगों की सभ्यता का विश्लेषण करें। ये सुनकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आंखों के सामने पल भर में बैंगनी सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ। पुराने सुनहरे चिन्ह एक दूसरे में गुंथकर जुड़ने लगे। आखिरकार वे जुड़कर विश्लेषण का नतीजा बने। हवा और पाले की अधूरी देवी। देवी को कमजोर लोग पसंद नहीं, घुटने न टेकने पर तुम्हें वरदान मिल सकता है। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया, पर मैं सिर्फ दांत पींचकर रह सकता था। मैंने अलॉय का फावड़ा जमीन पर जोर से टिकाया और पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे अपनी कमर सीधी की। हॉल में हवा अचानक तेज हो गई और हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड मेरे रोए रोए से गुजरकर सीधे मेरे जिस्म में समा रही थी। शुक्र है कि मेरे पास मीडियम लेवल की ठंड सहने की शक्ति थी, इसलिए मैं किसी तरह टिक पाया। लेकिन इससे भी मुश्किल थी दिमागी तकलीफ। आसपास के कंकाल जैसे जिंदा हो गए थे। उनकी खाली आंखों के गर्दों से गुस्सा झलक रहा था और अनगिनत कानाफूसियां मेरे कानों में गूंज रही थी। घुटने टेक, कमीने गुलाम। घुटने टेकेगा तभी जिंदा बचेगा। इस वक्त मेरी आंखों के सामने धुंधलाने लगा था और अनगिनत चीजें दो दो दिखाई दे रही थी।
पीढ़ियों से जीव जंतु यहाँ दिव्य शक्ति पाने की उम्मीद में श्रद्धा से घुटने टेकते आए थे। शुक्र है कि मेरी रेटिना पर बैंगनी सुनहरे संकेत ने मेरे होश बनाए रखे, इसलिए मैंने होश में रहने के लिए तेज दर्द का सहारा लेते हुए अपनी जबान काट ली और मन ही मन पागलों की तरह ग्रेट जिया का राष्ट्रगान गाने लगा। मेरी इच्छा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अगले ही पल दुनिया तबाह कर देने वाला वो दबाव अचानक गायब हो गया। हॉल में फिर से खामोशी छा गई और मैं हांफते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी धड़कनें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि गुफा में हवा का रुख बदल गया। दीवार पर बनी पेंटिंग का नीला काला रंग फीका पड़कर पवित्र चांदी जैसा सफेद हो गया। ऊंचे आसन पर बैठी देवी ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उनकी आंखों में तारीफ का भाव था और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए जैसे कुछ दे रही हूँ। इसके साथ ही सिस्टम का संदेश आया, फ्रॉस्ट गॉडेस की इच्छा शक्ति की परीक्षा पास करने पर बधाई। मेरी रेटिना पर बर्फीले क्रिस्टल के पेड़ जैसा एक चार्ट धीरे धीरे खुला। चार्ट का ऊपरी हिस्सा घने काले कोहरे में छिपा हुआ था। बस सबसे नीचे के 2 नोड्स एक आकर्षक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। सीक्वेंस 1, विंटर्स अटेंडेंट। खासियत, ठंड का कोई असर नहीं। बहुत ज्यादा ठंडे माहौल में सभी शक्तियों को दिव्यता से 30% की बढ़ोतरी मिलेगी। आइस ज़ेड पिलर फिश। प्रमोशन के लिए आइस ज़ेड पिलर फिश और आइस हॉट लोड्स या फिर स्नो डीमन बेयर के जिगर की बलि देनी होगी। मुझे तुरंत बर्फ पर बने पिंजों के वो बड़े बड़े निशान याद आ गए। इस परीक्षा का अगला लेवल आसान नहीं होने वाला। मुझसे लेवल 2 के जादुई जानवर का शिकार करवाना चाहती हो? फ्रॉस्ट सिस्टर, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? तभी पेंटिंग के नीचे पत्थर के चबूतरे के गड्ढे में एक पत्थर का कटोरा बन गया। देवी की उंगलियों से एक चांदी के रंग का तरल उसमें टपकने लगा, जिससे एक ऐसी ठंडी और साफ खुशबू आ रही थी जो रूह को कंपा दे। इसके तुरंत बाद सिस्टम पर दिखाई दिया, ये फ्रॉस्ट गॉडेस का परीक्षा देने वाले के लिए इनाम है। इसे पीने के बाद यह एक नश्वर इंसान के शरीर को काफी हद तक बदल देगा और ठंड सहने की क्षमता को भी बहुत बढ़ा देगा। ये सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे पूरा पी गया। मेरे शरीर के अंदर पल भर में एक झुलसा देने वाली ताकत फैल गई। कुछ ही पलों में मुझे अपना शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा। यहाँ तक कि मेरी शक्ति और फुर्ती भी काफी बढ़ गई थी। मैं अपनी बढ़ी हुई ताकत की खुशी में डूबा हुआ ही था कि ब्लू स्टार के सभी खोजकर्ताओं के दिलों में एक जोरदार आवाज गूंजी। ब्लू स्टार की घोषणा। ग्रेट जिया देश के 8वें बैच के खोजकर्ता ज़ांग यू ने एक दिव्य परीक्षा को शुरू किया और उसे पूरा भी किया, जिससे खोज की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जंगल का पहला चरण, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खत्म हो गया है। दूसरा चरण, कंटेस्ट ऑफ रेवलेशन, जल्द ही शुरू होने वाला है। उच्च सभ्यता की घोषणा के बाद मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में कुछ सेकंड के लिए कमेंट्स आने बंद हो गए। सब लोग बुरी तरह से चौंक गए थे और फिर अचानक से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे बाप रे, उच्च सभ्यता की घोषणा, यह इंसानी इतिहास में पहली बार हुआ है ना? ग्रेट जिया के ज़ांग यू, हे भगवान, इस महान शख्स का नाम तो पूरी दुनिया में गूंज गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह किस लेवल का रुतबा है? वहीं टैंक किंग और लियू फीफी डर के मारे पसीने पसीने हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं न सिर्फ जिंदा बचूंगा बल्कि इतना बड़ा हंगामा भी खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं 10 मिनट में उस खंडहर को पार कर लूंगा, जिससे दूसरे लोग कई दिनों और रातों तक बाहर नहीं निकल पाते। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक लाल रंग का खुफिया फोन बजा। उन्हें टॉप लेवल की मीटिंग में जाने के लिए कहा गया। टॉप स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम में बुजुर्ग चीफ का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा कि सभी देशों के प्रमुखों को कंटेस्ट ऑफ रेवलेशन के नियम मिल गए हैं। 20 दिनों के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। हर देश को एक अपोकैलिप्स चुनना होगा। जब तक दैवीय दूत जीवित रहेंगे, देश को 2 तरह के अधिकार मिल जाएंगे। पहला, दैवीय दूत के साथ सीधे संवाद की सुविधा, और दूसरा, उनके स्थान से 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य खोजकर्ताओं को वहां भेजने की क्षमता। ये सुनते ही बैठक कक्ष में सब लोग हक्के बक्के रह गए। वरिष्ठ कमांडर ने गंभीरता से सिर हिलाया। जंगली दुनिया में जीवित रहने के नियम अब बदल चुके थे। अब यह अकेले लड़ने की बात नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तरीय आधार बनाने की हो गई थी। हमारे देश के पास अब केवल 3 जीवित खोजकर्ता बचे हैं। डैंटाइजन, दैवीय दूत को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। और इसी दौरान सभी जीवित खोजकर्ताओं ने राष्ट्रीय भाग्य रैंकिंग में बदलाव देखा। 8वीं बैच की राष्ट्रीय भाग्य रैंकिंग के सारे इनाम बदल गए थे और एक विशेष प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, जिसका नाम था अपना नाम रोशन करो।
जो शरीर बढ़ाने वाली और पोषण देने वाली दवाइयाँ थीं, वो सब गायब हो गई थी और उनकी जगह गहरे सुनहरे प्रकाश वाले इनाम आ गए थे। पहले स्थान पर थी पौराणिक स्तर की बावंग गोग, बावांग धनुष और साथ ही पूरे देश की प्राकृतिक स्थिति में 40% का सुधार होने वाला था। दूसरे स्थान पर टाइटन कवच था और तीसरे स्थान पर मल्टीफंक्शन पोर्टेबल गाड़ी थी। चौथे से 10वें स्थान तक बढ़िया बैग और उपचार वाली दवाइयाँ थी। यहाँ तक कि 100वें स्थान के इनाम भी 10 गुना बढ़ा दिए गए थे। ये देखकर मेरा दिल सच में डोल गया। जंगली दुनिया में दूर से वार करने वाले हथियार बनाना मुश्किल नहीं है, पर वे राक्षसों की मोटी खाल को नहीं भेद सकते। अब जब ये पौराणिक हथियार सामने था, तभी मुझे अपनी सुरक्षा का कुछ भरोसा होता। जब ये प्राकृतिक आपदा टल जाएगी, मुझे रैंकिंग में ऊपर आने की कोशिश करनी होगी। तभी मुझे अचानक बहुत तेज भूख महसूस हुई। मैं समझ गया था कि उच्च स्तर की ठंड सहने की शक्ति मिलने के बाद मेरा शरीर बदल रहा है और उसे बहुत ऊर्जा की जरूरत है। मैं हॉल में हड्डियों के ढेर पर बैठकर बर्फ के चूहे का सूखा मांस खा रहा था, लेकिन पेट भर ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मैं बेसुध होकर पत्थर की दीवार के सहारे टिक गया और उस रहस्यमय हॉल में गहरी नींद सो गया। अंधेरे में ऊपर बनी पेंटिंग अचानक जैसे जिंदा हो उठी। उस देवी की खाली आंखों ने धीरे से नीचे की ओर देखा। कितने मजेदार छोटे बच्चे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो 3 दिन बीत चुके थे। मैंने अंगड़ाई ली, मेरे अकड़े हुए जोड़ चटकने लगे। तभी मैंने खाने की तलाश में अपने चमड़े के बैग को टटोला और फिर मैं चीख उठा, अरे मेरा मांस कहाँ गया? सारा का सारा कहाँ गायब हो गया? सोने से पहले मैंने आधा पेट ही तो खाया था। मैं इसी उलझन में था कि तभी एक प्यारी सी आवाज गूंजी, आज की जानकारी अपडेट हो गई है। पर मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले मैंने राष्ट्रीय भाग्य प्रणाली का अपना निजी पेज खोला। मैंने सोचा भी नहीं था कि बस एक नींद लेने से मुझे उच्च स्तर की ठंड सहने वाली शारीरिक क्षमता मिल जाएगी। मैंने अपनी बाह को दबाकर देखा, मेरी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। त्वचा के नीचे जैसे कोई गर्म ऊर्जा दौड़ रही हो। अगर मैं आज की स्थिति के साथ उस दिन वापस जाऊं जब मैं यहाँ उतरा था, तो बिना किसी भारी जैकेट के भी मैं बर्फीले तूफान में आसानी से टिक जाऊं। यहाँ तक कि उस भयानक सफेद आपदा में भी मैं लगभग 1 घंटा रुक सकूंगा। 8वें बैच के खोजकर्ताओं में शायद ही कोई मुझसे ज्यादा ठंड सह सकता होगा। सच में मैं ठंड सहने का कोई अजूबा हूँ। पर जैसे ही मेरी नजर नीचे दाईं ओर पड़ी, मेरी मुस्कान गायब हो गई। मेरी क्षमताओं वाले कॉलम के ठीक नीचे हिम और पाले की देवी की नजर कुछ अजीब लग रही थी। वहाँ एक काला निशान दिखाई दे रहा था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उच्च सभ्यता के सभी निशान, जैसे कि जीवित बचे लोगों में सबसे बड़ा शिकारी, वो सब सुनहरे और सकारात्मक होते हैं, लेकिन मैंने काला निशान कभी नहीं देखा। ये किसी श्राप जैसा कोई नकारात्मक प्रभाव लग रहा था। खैर जो भी है, न होने से तो होना ही बेहतर है। जब शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो इस हिम देवी को ही मान लेते हैं। उस निशान से ज्यादा तो मेरी रैंकिंग मुझे परेशान कर रही है। 800। मुझे मेरी रैंकिंग की चिंता सता रही है। 800। मैंने 3 दिन तक कोई संसाधन जमा नहीं किया है। इस कारण मैं टॉप 100 से गिरकर 3000 से भी पीछे पहुंच गया हूं। जैसे ही मैंने 8वीं राष्ट्रीय किस्मत रैंकिंग खोली, मैंने पहला और दूसरा स्थान देखा। अपलोड की गई आपूर्तियां बहुत ज्यादा थीं। मैं उन आपूर्तियों की लिस्ट को तेजी से स्क्रॉल होते हुए देख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। क्या ये लोग इस बंजर जमीन को अपना पिछवाड़ा समझ रहे हैं? आर्कटिक। दूसरी तरफ मेरी जेबें मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ थी। सिर्फ 2 मछलियां बची थी। सूखा मांस भी खत्म हो गया था और जो थोड़ी सी नीली बर्फीली बेरीज बची थी, वे दांत में फंसने के लिए भी काफी नहीं थी। पेट भरने की सीमा 500 तक बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हर घंटे 10 पॉइंट गिरने की यह रफ्तार, इसे कौन झेल सकता है? मैंने अपने गुड़गुड़ाते पेट को सहलाया और एक आह भरी। आर्कटिक वासी सिस्टम, आर्कटिक वासी, इस बच्चे को बचाओ। आर्कटिक, अभी मैं एक आपदा की वजह से बाहर नहीं जा सकता और मैं जमीन के नीचे के दूसरे लेवल के जादुई जानवर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। मैं अपनी आखिरी उम्मीद सिर्फ खुफिया सिस्टम पर ही लगा सकता था। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के यानी आपूर्तियां को चुना। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक सुनहरी चमक कौंधी। डेटा स्ट्रिंग एक चमकीले हरे रंग के कोऑर्डिनेट पॉइंट में बदल गया। उसके ठीक बाद एक लाइन में लिखा हुआ आया, आज की सर्वाइवल इंटेलिजेंस।
गुफा के अंदर एक रेयर लेवल सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स छिपा है जो जमीन के नीचे 1.3 मीटर पर दफन है। जैसे ही मैं अचानक खड़ा हुआ, मुझे पिछले लेजेंडरी लेवल ब्लाइंड बॉक्स की याद आ गई। उस बॉक्स से एक स्नोमोबाइल गाड़ी निकली थी। वो एक ऐसा खजाना था जिसने सीधे तौर पर मेरी किस्मत ही बदल दी थी। इस बार यह भले ही एक रेयर लेवल का नीला ब्लाइंड बॉक्स है, लेकिन इस वीरान जमीन के नीचे यह निश्चित रूप से डूबते को तिनके का सहारा है। मेरी तो लॉटरी लग गई और ये यही गुफा के अंदर ही है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। पता नहीं किस बेचारे ने ब्लाइंड बॉक्स चुना, लेकिन उसे खोल नहीं पाया और इसका फायदा मुझे मिल गया। हालांकि जब मैंने कोऑर्डिनेट की सही जगह देखी तो मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। मंजिल दूसरे लेवल के डार्क केव मैजिक बैट के घोंसले की गहराई में थी। मैंने अकड़कर अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देवी की उस दीवार पेंटिंग को देखा। 3 सेकंड की खामोशी के बाद दुख और गुस्से से भरी एक चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। बचाओ फैंग शुंग जी, मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय, क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम पूरे 3 दिनों से ब्लैक स्क्रीन पर थी, लाखों दर्शक 24 घंटे इंतजार कर रहे थे। 3 दिन हो गए, मास्टर अभी तक जागे नहीं है क्या? हजारों लोग खून से लिखकर स्ट्रीम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच वांग गान का गोल्डन लेबल वाला कमेंट आया। उन्होंने अभी अभी एक मुश्किल ट्रेनिंग पूरी की है। पूरी संभावना है कि उनकी एनर्जी खत्म हो गई है और वो आराम कर रहे हैं। सब लोग शांत रहें और चिंता न करें। इन शब्दों ने ग्रेट जिया के दर्शकों को तो शांत कर दिया, लेकिन विदेशी दर्शकों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रैंकिंग इतनी कम है, बस नाम का ही पॉपुलर है, वो एक्सप्लोरर कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ फॉलोअर्स होने से कोई एक्सप्लोरर नहीं बन जाता। एक के बाद एक नफरत भरे कमेंट्स आने लगे। ठीक जब सब लोग सोच रहे थे कि ब्लैक स्क्रीन ऐसे ही चलती रहेगी, तभी अचानक बिजली के कड़कने की एक हल्की सी आवाज आई। 3 दिनों से शांत पड़ी लाइव स्ट्रीम की विंडो आखिरकार रोशन हो गई। मास्टर की वापसी का स्वागत है। गुमशुदा इंसान वापस आ गया। इस तरह के जुनून ने पहली बार स्ट्रीम में आने वाले विदेशी दर्शकों को हैरान कर दिया। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, कमेंट्स कुछ देर के लिए रुक गए और फिर हैरानी भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या मास्टर ने ब्यूटी फिल्टर लगाया है? उनकी त्वचा जेड की तरह साफ थी और मैंने कैमरे की तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया। सभी को सुप्रभात। आज मैं उस चमगादड़ वाली गुफा में फिर से जाने की सोच रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने देखा कि कमेंट्स में सब मेरी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने अपना हाथ उठाकर अपने गालों पर फेरा। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी त्वचा अब खुरदरी नहीं थी और मेरा शरीर भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। मेरी हर एक मांसपेशी में जबरदस्त ताकत भर गई थी। क्या यही भगवान की परीक्षा का तोहफा है? मन ही मन ये सोचने के बाद मैं रहस्यमय हॉल से बाहर निकल गया। मैं चट्टान की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। हवा में तीखी गंध और भी तेज होती जा रही थी। मेरे सिर के ऊपर भी गहरे लाल रंग में मॉन्स्टर के आने का संकेत उभरने लगा, जो मुझे खतरे के नजदीक होने की चेतावनी दे रहा था। 2 घंटे बाद लेवल 2 के डार्क केव डीमन बैट्स का घोंसला मेरी नजरों के सामने था। मैं गुफा के बाहर रुका और मन में सोचा, ये ब्लाइंड बॉक्स जरूर किसी एक्सप्लोरर की छोड़ी हुई चीज होगी। उसकी किस्मत खराब थी और शिकार के लिए बाहर निकले डार्क केव डीमन बैट ने उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आया। भले ही ब्लाइंड बॉक्स बिल्कुल पास था, मैं भी जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसा, बल्कि एक चट्टान के पीछे छिपकर ध्यान से जगह को देखने लगा। बाईं तरफ की चट्टानी दीवार बहुत ज्यादा खड़ी थी, वहां से फिसलकर आवाज हो सकती थी। बीच में गोबर का एक मोटा ढेर था, उस पर पैर रखने से कोई भी दलदल में धंस जाता। बस एक ही रास्ता था, दाईं तरफ चट्टानी दीवार के सहारे हड्डियों के ढेर वाला इलाका। शुक्र है कि एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस की मदद मिली, तभी मैं इस गंदी और मुश्किल जगह में सबसे सही रास्ता ढूंढ पाया। लाइव स्ट्रीम रूम में बैठे दर्शक मेरे मकसद का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे और सब अपनी सांसें रोके हुए थे। वे बस चुपचाप मेरे एक्शन का इंतजार कर सकते थे। कुछ मिनटों तक हिसाब लगाने के बाद मैं दाईं तरफ की चट्टानी दीवार से सटकर धीरे से गुफा में घुस गया। मेरे सिर के ऊपर बहुत सारे लेवल 2 के डीमन बैट्स उल्टे लटके हुए थे। दांत किटकिटाने की आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं और मेरे पैरों के नीचे हड्डियों और गंदगी से भरा दलदल था। एक भी गलत कदम का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। मैं जरा भी आवाज किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जल्द ही मैं एक साधारण सी दिखने वाली सफेद कीचड़ की ढलान के सामने आकर रुका। सिस्टम ने बताया कि ब्लाइंड बॉक्स ठीक इसके नीचे था, इसलिए मैंने अपनी सांस रोक ली और रोम रोम में घुस रही बदबू को बर्दाश्त करने लगा।
मैं नीचे बैठा और अपने एलॉय के फावड़े को धीरे से उस चिपचिपे और गर्म कीचड़ में डाला। मैं एक एक करके ऊपर की परत हटा रहा था। मैं लगातार खुद को समझा रहा था कि ये सब बढ़िया रिसोर्स हैं, ये खाद है, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर इन मॉन्स्टर्स का खतरा न होता तो ये जगह एक बहुत बड़ा रिसोर्स पॉइंट हो सकती थी। बस यहाँ की बदबू बर्दाश्त से बाहर थी और लाइव स्ट्रीम रूम के दर्शक साफ तौर पर मेरे एक्शन से कंफ्यूज हो गए थे। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सब पूछ रहे थे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। कुछ लोग तो शर्त भी लगा रहे थे कि यहाँ कोई कीमती चीज नहीं हो सकती। तभी फावड़े की नोक को हल्की सी कोई चीज छुई। मैं एकदम से रुक गया। मैंने बहुत सावधानी से गंदगी की आखिरी परत हटाई। अंधेरे में एक गहरी नीली रोशनी चुपके से खिल उठी। एक रेयर ग्रेड का सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स मिला। मैंने उस भारी मेटल बॉक्स को एक झटके में उठा लिया। बिना एक पल भी गंवाए मैं मुड़ा और उसी रास्ते से वापस जाने लगा। पूरे समय बिल्कुल शांति थी। मुझे लगता है उन डीमन बैट्स को पता भी नहीं चला कि उनके घोंसले में कोई घुस आया था। लाइव स्ट्रीम रूम के कमेंट्स तुरंत क्वेश्चन मार्क्स और हैरानी वाले मैसेज से भर गए। कुछ लोग मेरे स्मूथ मूव्स की तारीफ कर रहे थे तो वहीं कुछ नए दर्शक हैरान परेशान थे। उन्हें मेरा पूरा एक्शन ठीक से दिखाई नहीं दिया और मेरा ध्यान कमेंट्स पर देने का मन नहीं था। मेरा पूरा ध्यान बस वहां से निकलने पर था। डीमन बैट के घोंसले से पूरी तरह दूर आने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। 2 घंटे बाद मैं थर्मल कार्स्ट केव के गर्म से हॉल में लौट आया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैं नदी के किनारे भागा और बदबू से भरे अपने कपड़े उतारे। मैं बर्फीले ठंडे पानी में खुद को तब तक रगड़ता रहा जब तक कि मेरे बदन से सिर्फ पानी की साफ महक न आने लगी। उसके ठीक बाद मैं बिना शर्ट पहने गर्म नीले पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गया। मैं अपने सामने रखे साफ ब्लाइंड बॉक्स को देखकर सोच रहा था, वाह क्या बॉडी है, यह इनाम सच में कमाल का है। रेयर ग्रेड ब्लाइंड बॉक्स में आमतौर पर एडवांस सर्वाइवल गियर होता है। गॉड टियर आर्मर के लिए खोलो, ब्लाइंड बॉक्स खुलने वाला है। यह इनाम सच में गजब का है, जैसे कि ठंड से बचाने वाले कपड़े। रेयर ब्लाइंड बॉक्स खुलने वाला है। धांसू आर्मर बॉक्स खुलने वाला है। हाई लेवल टूल्स या स्पेशल दवाइयाँ। रेयर ब्लाइंड बॉक्स से गॉड टियर आर्मर निकलेगा और एडवांस सिविलाइजेशन की चीजें हमेशा भरोसेमंद होती हैं। गॉड टियर आर्मर निकलेगा, बॉक्स खुलने वाला है, ये जान बचाने वाली चीज होगी। ये सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने अपनी भौहें चढ़ाकर कैमरे की तरफ देखा। सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। अनबॉक्सिंग गॉड टियर आर्मर अलर्ट। अब बकवास बंद करो, जल्दी खोलो। गॉड टियर आर्मर अलर्ट, देर मत कर, जल्दी खोल। शांत गुफा में मैकेनिकल लॉक के खुलने की तेज आवाज गूंजी। देर मत कर, जल्दी खोल, देर मत कर, जल्दी खोल। गॉड टियर। लाखों आंखें स्क्रीन के उस पार से देख रही थी। देर मत कर, जल्दी खोल। अलर्ट। सब मेरे हाथ में मौजूद उस मेटल ब्लाइंड बॉक्स को घूर रहे थे जिससे एक ठंडी नीली चमक निकल रही थी। मैंने धीरे से उसका ढक्कन उठाया। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक करीने से तय किया हुआ सिल्वर ग्रे रंग का चोगा पड़ा था जो बहते पानी की तरह पारे जैसी चमक दे रहा था। उसके अलावा बॉक्स पूरा खाली था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई दिया, आपको एक रेयर आर्कटिक ऑप्टिकल कैमोफ्लेज चोगा मिला है। ये सुनकर मैंने उस चोगे को फैलाया। मेरी आंखों के सामने तुरंत उसकी खूबियों का डिस्क्रिप्शन आ गया। ये सैवेज लेंस के लेवल 2 वाले एक रेयर गिरगिट, चमड़े और ऑप्टिकल फाइबर से बुना हुआ। ये तो एक कपड़ा निकला। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। छूने में वो ठंडा और चिकना था। उसे यूं ही अपने ऊपर डाला और लबादा अपने आप मेरे शरीर के आकार का हो गया, यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी पूरी तरह से ढक गया था। तभी एक हल्के कंपन के बाद एक जादुई नजारा देखने को मिला। स्क्रीन पर मेरे शरीर की सतह पर पानी की लहरों जैसी तरंगें उठने लगी। अगले ही पल मैं पूरी तरह से गायब हो गया। सिर्फ मेरे पैरों के नीचे की नीली पत्थर की पटिया बची थी जो अकेली वहीं पर रह गई थी। इस सीन को देखकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे बाप रे, आदमी कहाँ गया? ये कौन सी तकनीक है? अरे नहीं दोस्तों, सच में एक गायब होने वाला इंसान मौजूद है और मैं शेल्टर के अंदर बार बार इसे टेस्ट कर रहा था। जल्द ही मैंने लबादे की खासियतें समझ ली। जब मैं स्थिर खड़ा होता तो 99% तक अदृश्य हो जाता था। जब तक किसी चीज को न छूता तब तक मेरा पता नहीं चलता था और चलते समय ये रोशनी को मोड़कर मेरी मौजूदगी का एहसास कम कर देता था। ये शरीर की गर्मी और गंध को भी रोक सकता था। इस वीरान जगह के लिए यह एक जबरदस्त छोटी जादुई चीज थी।
इस तरह की खासियत वाला सामान रेयर ग्रेड ब्लाइंड बॉक्स में भी बहुत कम मिलता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस बार मेरी किस्मत सच में अच्छी थी, पर यह खुशी पल भर में गायब हो गई। तेज भूख नुकीले पंजों की तरह मेरे पेट को खरोंच रही थी। पेट में एसिड की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तबादा कितना भी अच्छा क्यों न हो, उससे मेरा पेट नहीं भर सकता था। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की। मैंने स्टोरेज से पहले से भुनी हुई 2 काली पपड़ी वाली लोहे की मछलियां निकाली और नीली पत्थर की पटिया पर बैठकर धीरे धीरे चबाने लगा। लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। खाने के बाद मैं बस एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया, कम ऊर्जा खर्च करने की हालत में आराम करने लगा। इस वीरान जगह के पहले 3 दिन मैंने एक बर्फ की गुफा में ऐसे ही गुजारा किया था। अब माहौल बहुत बेहतर हो गया था। कम से कम अब मुझे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड नहीं झेलनी पड़ रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि खाने का सारा सामान पूरी तरह खत्म हो गया। मुझे जिस चीज की ज्यादा फिक्र थी वो थी आंखों की पुतलियों का लगातार पड़ने वाला असर। शुक्र है मुझे पहले से ही एहसास हो गया था कि यह असर जल्द ही खत्म होने वाला है। सोने से पहले मैंने अपनी रेटिना पर नजर डाली। इंटेलिजेंस पॉइंट 10 जमा हो चुके थे और आपदा भी बस 3 दिनों में कमजोर पड़ने वाली थी। अब मैं अपनी ठंड सहने की जबरदस्त क्षमता के साथ शिकार पर बाहर जा सकूंगा। उस रात मैं एक ऐसे गहरे सपने में खो गया जैसा पहले कभी नहीं देखा था। सपने में जमीन और आसमान की कोई सीमा नहीं थी, बस चारों तरफ गरजता हुआ बर्फीला तूफान था। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड हर चीज के आर पार जा रही थी। ठंड सहने की जिस क्षमता पर मुझे गर्व था वो पूरी तरह से बेकार हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आत्मा भी जमकर टुकड़ों में बिखर जाएगी। मैंने मुश्किल से अपना सिर उठाया। ये कौन सी जगह है? मैंने देखा कि बर्फीले तूफान के बीचों बीच एक परछाई थी जो औरोरा ओढ़े हुए थी और उसका लबादा बर्फीले तूफान से बुना हुआ था। वो नंगे पैर शून्य में खड़ी थी। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से उसके चारों ओर का आसपास लगातार टूट और फिर से बन रहा था। क्या वो फ्रॉस्ट और विंड की देवी है? जैसे जैसे मेरा होश धुंधला हो रहा था मेरे दिल में ताकत के लिए एक जबरदस्त इच्छा जाग उठी। भले ही हर कदम पर मुझे अपनी आत्मा के फटने का दर्द सहना पड़ रहा था, फिर भी मैं जिद करके आगे बढ़ता रहा। ठीक जब मेरा होश बर्फीले तूफान में मिलने ही वाला था, एक साफ, ठंडी और विशाल, हल्की सी आह के साथ एक आवाज सीधे मेरी आत्मा की गहराई तक पहुंची। तुम्हें अब जाना चाहिए। आवाज खत्म होते ही एक गर्म और कोमल ताकत ने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं अचानक जाग गया। लाइट स्क्रीन पर सामान्य नोटिफिकेशन आने के बाद एक गहरे बैंगनी रंग का खास नोटिफिकेशन जबरदस्ती सामने आया। बधाई हो पायनियर, आपको एक रेयर क्षमता मिली है। देवताओं की नजर। तुमने एक देवता की नजर का सामना किया है। तुम्हारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ गई है। काला नकारात्मक प्रभाव हटा दिया गया है। ये देखकर मैं झटके से नीली पत्थर की पटिया से उठ बैठा। क्या ये तो एक रेयर क्षमता है? ये कहते हुए मैंने अनजाने में अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी को छुआ। मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई और मेरे सिर में अब दर्द नहीं हो रहा था। जब से फ्रॉस्ट और विंड की देवी ने मुझे घूरा था, मैं हर पल मानसिक तनाव और दबाव की हालत में था। मेरे दिमाग में एक ऐसी तार खींची हुई थी जो ढीली नहीं हो पा रही थी, पर अब वो सुस्ती और भारीपन का एहसास पूरी तरह गायब हो गया है। उसकी जगह एक ऐसी ताजगी ने ले ली है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई और मेरी इंद्रियां हद से ज्यादा तेज हो गई हैं। पूरी दुनिया मेरी नजरों में ऐसी लग रही है जैसे उसे पूरी तरह से चमका दिया गया हो। यहाँ तक कि गुफा की चट्टानी दीवारों पर बनी बारीक धारियां भी साफ साफ दिख रही हैं। मैंने जल्दी से अपना एबिलिटी बार खोला और मेरी नजरें उस नए आइटम पर जाकर टिक गईं। एनर्जी कोर, रेयर ग्रेड, दैवीय दृष्टि। एनर्जी कोर सीने के ऊपरी हिस्से में एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी नजरों में आसपास की चीजों की रफ्तार 90% तक धीमी हो जाएगी और तुम जीवों की कमजोरियों और डेथ लाइंस को देख पाओगे। अरे बाप रे, ये तो वही मशहूर बुलेट टाइम है ना? मैं पैनल को घूरता रहा और मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। एक पायनियर होने के नाते मैं किसी से भी ज्यादा इस क्षमता की कीमत जानता हूँ। इस जंगली दुनिया में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। जिंदगी और मौत का फैसला अक्सर 0.1 सेकंड में हो जाता है। इसके साथ जब मैं तेज रफ्तार वाले राक्षसों का सामना करूंगा तो आखिरकार मेरे पास उनका मुकाबला करने का जरिया होगा। मैं खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। तो चलो इसे आजमा कर देखते हैं। इसके बाद मेरी नजरें सीधे गुफा पर टिक गईं। समय धीमा, 90% स्लो डाउन प्रभावी। ऊपर छत पर जम रही पानी की एक बूंद पर
समय धीमा, 90% स्लो डाउन प्रभावी। जैसे ही पानी की बूंद चट्टान से अलग हुई और नीचे गिरने लगी, उसी पल मैं धीरे से चिल्लाया। दृष्टि, आसपास की दुनिया अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मैं पानी की बूंद की सतह को भी साफ साफ देख सकता था, जिस पर मेरा अक्स दिख रहा था, और साथ ही हवा में गुरुत्वाकर्षण की वजह से बूंद के आकार में हो रहा हल्का सा बदलाव भी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और हवा में 2 उंगलियों से उसे सटीकता से पकड़ लिया। समय की रफ्तार तुरंत सामान्य हो गई। मैंने सच में उस पानी की बूंद को सटीकता से पकड़ लिया था, लेकिन जल्द ही मुझे इस क्षमता की कीमत और सीमाओं का भी पता चल गया। पहली बात, ये सिर्फ मेरे सोचने की गति को तेज करती है। अगर वाकई में किस्मत को बदलना है तो मुझे अपने शरीर को लगातार मजबूत बनाते रहना होगा। दूसरी बात, ये सिर्फ लगभग 2 सेकंड तक चलती है और यह बहुत ज्यादा तीली और पेट भरे होने का एहसास खत्म कर देती है। अभी अभी जो मेरा पेट 100 पॉइंट तक भरा हुआ था, वो पूरी तरह से खाली हो गया। इस तरह के खास स्किल के लिए मैं बिल्कुल भी लालच नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया फैंगशुंग दीदी। मन शांत करने के बाद मैंने इंटेलिजेंस सिस्टम खोला। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं लगभग उछल ही पड़ा। जमा हुए इंटेलिजेंस पॉइंट्स 13। क्लास ए की आपदा कमजोर होकर क्लास बी की हो गई है। मौजूदा तापमान, विजिबिलिटी अब ठीक हो गई है। मौजूदा तापमान -50। मौजूदा तापमान -50 डिग्री सेल्सियस। ये देखकर मैं चौंक गया। फिर मैंने समय देखा और यही जानकर हैरान रह गया कि मैं पूरे 3 दिन तक सोता रहा था। तब मुझे समझ में आया कि वो सपना सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, बल्कि यह एक क्षमता के विकसित होने की लंबी प्रक्रिया भी थी। आपदा का कमजोर होना बेशक एक बहुत अच्छी खबर है। मेरी मौजूदा ठंड सहने की उन्नत क्षमता के साथ मैं लंबे समय तक बाहर शिकार कर सकता हूँ, और सोने के दौरान पेट भी धीरे धीरे खाली होता है, वरना शायद मैं अब तक जिंदा नहीं बचता। मैंने आखिरी बार अपना पर्सनल पैनल चेक किया। सारे आंकड़े एक नजर में साफ थे। जैसा कि सोचा था, मजबूत बनने की कीमत बहुत बड़ी है। इस पल बहुत तेज भूख का एहसास फिर से होने लगा। मुझे तुरंत बहुत सारे खाने की जरूरत है, लेकिन शुक्र है कि दैवीय दृष्टि को बार बार इस्तेमाल करके और बेहतर बनाया जा सकता है, और भविष्य में इसके विकसित होने की भी गुंजाइश है। पहले बाहर के हालात देखता हूँ। मैं तेजी से गुफा के बर्फीले मुहाने तक गया। बर्फ की मोटी परत के पार से भी मैं साफ महसूस कर सकता था कि बाहर हवा का शोर पहले से बहुत कम हो गया है। बाहर जाने का समय आ गया है। मैंने अपने फटे हुए होठों पर जीभ फिराई। मेरी आंखें पल भर में किसी चाकू की तरह ठंडी और तेज हो गईं और मैंने अपना एलॉय का फावड़ा निकाला और 10 दिनों से ज्यादा से बंद दरवाजे पर जोर से वार किया। टकराने की तेज आवाज गुफा में गूंजने लगी। बर्फ के टुकड़े बारिश की तरह उड़े और मेरा लाइव स्ट्रीम रूम, जो 3 दिनों से बंद था, आखिरकार फिर से चालू हो गया। लेकिन पल पल बदलते इस जंगली लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया के लिए ये 3 दिन की गैर मौजूदगी बहुत लंबी थी। लाइव स्ट्रीम रूम में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या अपने चरम पर लाखों से गिरकर अब 50,000 से भी कम हो गई थी। ज्यादातर दर्शकों को लगा कि मैं गुफा में अब तक भूख से मर चुका हूँगा, और अगर नहीं भी मरा तो भी दिन ब दिन सोने वाले स्क्रीन ने सभी के सब्र का बांध तोड़ दिया था। बस कुछ पक्के फैन और कुछ जिज्ञासु लोग ही बचे थे। कमेंट्स भी बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। आखिरकार मास्टर जाग ही गया। क्यों न फिर से कैमोफ्लेज चोगा पहनकर चमगादड़ चुराए जाएं? ऊपर वाला पागल हो गया है क्या? वो दूसरे लेवल के जादुई जानवर हैं। क्या यही वो झांग यू है जिसने नया वर्जन शुरू किया था? ये तो सूख कर कांटा हो गया है। छोड़ो यार, लाइट हाउस देश का जॉन तो मैदानों को लगभग जीत ही चुका है। और ये आर्कटिक वाला देवी मू शुए ने भी माइनिंग बेस बना लिया है, और यह अभी भी यहाँ बर्फ खोद रहा है। लगता है खाना खत्म हो गया है, तभी जान जोखिम में डालने के लिए बाहर निकला है। इस माहौल में बाहर निकलना भी मौत को बुलावा देना है। यहाँ तक कि पुराने फैंस भी इस पल ज्यादातर चुप और चिंतित थे। झांग यू की रैंकिंग 5000 से भी नीचे गिर गई थी और अनगिनत ग्रे अवतारों के बीच खो गई थी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा जो एक पल के लिए चमकता है और फिर अंधेरे में खो जाता है। लेकिन इस समय मैंने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी ताकत से एलॉय के फावड़े से वार किया। आधा मीटर मोटी बर्फ की जमी हुई दीवार दर्द से कराह उठी और उस पर मकड़ी के जाले की तरह अनगिनत दरारें फैल गईं। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बर्फ की दीवार का एक कोना ढह गया। एक जानी पहचानी बर्फीली ठंडी हवा बर्फ के टुकड़ों के साथ गरजती हुई गर्म गुफा में घुस आई।
मैं गुफा के मुंह पर खड़ा था, लेकिन इस बार मैं अंदर आते वक्त की तरह कांप नहीं रहा था। एडवांस ठंड प्रतिरोध तुरंत काम करने लगा। इस समय मुझे बस हल्की ठंड महसूस हो रही थी, मानो पतझड़ के दिन में एक पतले कपड़े पहनकर हवा में खड़ा हूँ। ये पूरी तरह से सहने लायक था। कमजोर होने के बाद प्राकृतिक आपदा ऐसी ही होती है। एक जानी पहचानी बर्फीली ठंडी हवा बर्फ के टुकड़ों के साथ गरजती हुई गर्म गुफा में घुस आई। मैं गुफा के मुंह पर खड़ा था, लेकिन इस बार मैं अंदर आते वक्त की तरह कांप नहीं रहा था। एडवांस ठंड प्रतिरोध तुरंत काम करने लगा। इस समय मुझे बस हल्की ठंड महसूस हो रही थी, मानो पतझड़ के दिन में एक पतले कपड़े पहनकर हवा में खड़ा हूँ। ये पूरी तरह से सहने लायक था। कमजोर होने के बाद प्राकृतिक आपदा ऐसी ही होती है। मैंने आंखें सिकोड़कर बाहर की धुंधली और बर्फीली दुनिया की ओर देखा और बिना सोचे समझे बाहर कदम नहीं रखा। मैंने पहले सावधानी बरतने का फैसला किया, इसलिए मैंने क्राइसिस इंटेलिजेंस को चुना। उसी पल एक इलेक्ट्रॉनिक गूंज सीधे मेरे दिमाग में पहुंची। मेरी आंखें तुरंत एक जलती हुई हल्के सुनहरे डेटा की बाढ़ से भर गई। धुंधला बर्फीला मैदान मेरी नजरों में बिखरने लगा और फिर अनगिनत लकीरों से दोबारा बन गया। जो दुनिया पहले शांत और सफेद थी, वो अब जिंदगी के एक शानदार जाल में बदल गई। जाल की लकीरें अलग अलग जीवों के रास्ते थे, कुछ खून की तरह लाल तो कुछ शहर की तरह हरे। जहाँ तक नजर जाती, वे पागलों की तरह एक दूसरे को काटते हुए फैल रहे थे। हवा और बर्फ से मिट चुके फेरोमोन और ढके हुए कदमों के निशान। इस समय सिस्टम ने उन सभी को वापस ढूंढ निकाला था और मेरी आंखों के रेटिना पर उन्हें हाईलाइट कर दिया था। कई दिनों के बाद क्राइसिस इंटेलिजेंस फिर से काम कर रहा था। चलो चले, भूख मुझे असीम प्रेरणा दे रही थी। इन दिनों का सब्र और पीड़ा इस पर शिकार करने की इच्छा में बदल गई थी। मैं अपनी लेजेंडरी ग्रेड स्नोमोबाइल पर चढ़ा और अपने पैरों से जोर लगाया। टायरों ने बर्फ का गुबार उड़ाया और गाड़ी की चांदी जैसी बॉडी कमान से निकले तीर की तरह आगे बढ़ी। मैंने गुफा की कैद को तोड़ दिया और विशाल बर्फीले मैदान में जा पहुंचा। मेरे पीछे तेज हवा गरज रही थी। मेरे बनाए गुफा का मुंह हवा और बर्फ के कारण धीरे धीरे फिर से जमकर बंद हो रहा था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। झांग परिवार के मर्द जब एक बार शिकार पर निकल जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। मैंने गाड़ी को एक ऐसी ढलान पर रोका जहां हवा कम थी और बर्फ मोटी थी। मैंने नीचे अपने रेटिना पर नजर डाली। बर्फ की सतह पर एक हल्के पीले रंग का रास्ता साफ चमक रहा था। तभी आंखों के सामने एक लाइन लिखी हुई आई। पहले स्तर का एक विशाल टुंड्रा बर्फीला खरगोश अभी अभी यहाँ खाना ढूंढ रहा था। मैं गाड़ी से उतरने की जल्दी में नहीं था। पहले मैंने आंखें सिकोड़कर कुछ देर तक देखा। ये जंगली बर्फीला खरगोश सर्दियों में सोने वाले चूहों जैसा नहीं है। जंगली बर्फीले खरगोश की ठंड सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर यह पहले होता तो मैं अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते करते अपनी टांगे तुड़वा लेता, लेकिन उसका एक बाल भी नहीं छू पाता। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अच्छे साजो सामान वाले लोग क्या होते हैं। आर्कटिक, ये कहते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी कमर से हड्डी के बने 2 खंजर निकाले और अपने ऊपर पड़े आर्कटिक ऑप्टिकल कैमोफ्लेज चोगे को कस लिया। मैं सीधे घनी बर्फ में लेट गया। रोशनी और परछाई में हल्की सी गड़बड़ी के बाद मैं बर्फ में पूरी तरह से छिप गया था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो मुझमें और आसपास की बर्फ में कोई फर्क नहीं बता सकता था, और लाइव स्ट्रीम में दर्शकों को बस यही दिखा कि मैं हवा में गायब हो गया। अरे बाप रे, आदमी कहाँ गया? ये तो लेजेंडरी लेवल के साजो सामान का असर है। ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है ना? और इस समय मैं धीरे धीरे आगे खिसक रहा था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैं रुक गया। थोड़ी ही देर में आगे आधे मीटर दूर बर्फ के एक गड्ढे से 2 लंबे सफेद कान बाहर निकले। एक आधा मीटर लंबा विशाल बर्फीला खरगोश धीरे से अपना सिर बाहर निकाल रहा था। यही सही मौका है। मैं अचानक बर्फ के ढेर से बाहर निकला और मेरे हाथ के खंजर ने सीधा उसकी गर्दन को छेद दिया और उसे सीधे बर्फीली जमीन पर ही मार गिराया। इस पूरे काम में 2 मिनट से भी कम लगे। गायब होने से लेकर जानलेवा हमले तक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बर्फीले खरगोश को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। इसके बाद मैंने हड्डी का खंजर बाहर निकाला और बर्फ पर खून पोंछा। अभी भी तड़पते हुए खरगोश को उठाकर मैंने संतुष्टि से अपने चोगे को थपथपाया। बढ़िया चीज है, आर्कटिक मेरा ही होना चाहिए। ये कहकर मैं फिर से अपनी स्नोमोबाइल पर बैठ गया। 5 मिनट बाद मैं अपनी गर्म गुफा में वापस आ गया। गुफा के मुंह पर बर्फ की चट्टानें अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी। मैंने कुछ ही वार में उन्हें तोड़ दिया।
10 मिनट बाद आग पर रखे खरगोश के मांस से तेल निकलने लगा और चटपट की आवाज आने लगी। सुनहरा और कुरकुरा, उसकी खुशबू सीधे मेरी नाक में घुस रही थी। मैं इतना भूखा था कि जिस तेजी से मैंने शिकार को साफ किया, उससे मैं खुद भी थोड़ा डर गया। वो लगभग पक चुका था। मैंने खरगोश की एक गर्मागर्म टांग उठाई और बड़े बड़े टुकड़े नोचकर खाने लगा। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। मैं जानवरों की तरह टूट पड़ा था। मेरी आंखों के सामने संतुष्टि का मीटर तेजी से बढ़ने लगा। ये खरगोश 10 किलो का था। हड्डियां और अंदर के अंग निकालने के बाद कम से कम 5 किलो मांस था। हजारों दर्शक देख रहे थे। मैंने 20 मिनट में ही सब कुछ खा लिया। पेट भरने के बाद मैंने अपना मुंह पोंछा। मैंने गुफा के मुंह की तरफ देखा। अभी भी बहुत सारे शिकार सर्दियों की नींद सो रहे हैं। ये शिकार करने का सबसे अच्छा समय है और एक खरगोश से मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। इससे पहले खतरे की जानकारी का इस्तेमाल करके मैंने एक हल्के लाल रंग के जादुई जानवर के निशानों का भी पता लगाया था। तो मैंने हिम्मत जुटाई और काम पर लग गया। 10 मिनट बाद मैं बर्फ से ढके हुए पत्थरों के एक ढेर के पास पहुंच गया। इस बर्फीले पंखों वाले बिजली मुर्गे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये जानवर बहुत ही खूंखार मिजाज का है। न सिर्फ इसकी चोंच स्टील की तरह सख्त है, बल्कि यह मांस और सब्जी कुछ भी खा लेता है। लोग इसे बर्फीला छोटा डायनासोर के नाम से बुलाते हैं। मैंने वही पुराना तरीका अपनाया। कैमोफ्लेज चोगा पहनकर धीरे धीरे उसके पास गया। मैंने देखा कि जमीन की एक गहरी दरार में मोर के आकार का एक बिजली मुर्गा छिपा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बर्फीले नीले रंग के पंख लोहे की तरह सख्त थे और सिर पर एक लाल रंग की कलगी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद थीं, जैसे वो ऊँघ रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना खंजर निकाला, वो बिजली मुर्गा सीधे दरार से बाहर निकल आया और अपनी नुकीली चोंच से मेरे हाथ पर हमला कर दिया। उसकी चोंच की नोक से बिजली की चमक भी निकल रही थी। अगर यह हमला कामयाब हो जाता, थंडर चिकन के लिए तो मेरे हाथ की हड्डियां भी चोंच से टूट जाती। सोते हुए चोंच मारने की आदत इसके लाखों सालों के जीन्स में बसी है। यह एक जैविक प्रवृत्ति है जो इसे इस जंगली दुनिया में टिके रहने में मदद करती है। असल में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, इतनी तेज कि लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को बस एक धुंधली सी परछाई दिखी। अरे बाप रे, यह मुर्गा तो शैतान बन गया है। रो तो गया, पर मैंने तो पलक भी नहीं झपकाई। मैंने सीधे अपनी स्किल भगवान की नजर का इस्तेमाल किया। मेरे आसपास की दुनिया अचानक धीमी हो गई। मेरी तरफ झपटता हुआ थंडर चिकन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्लो मोशन का बटन दबा दिया हो। मुझे तो उसके पंखों पर बनी लकीरें भी और उसकी गर्दन पर मौजूद उसका कमजोर हिस्सा भी दिख रहा था। इसलिए मैंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि थंडर चिकन मेरी बांह पर चोंच मार पाता, मैंने सीधे उसकी गर्दन मरोड़ दी। समय वापस अपनी रफ्तार में आ गया। मैंने एक हाथ से अभी भी तड़पते हुए थंडर चिकन को उठाया। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं थे। मुझसे रफ्तार में मुकाबला अगले जन्म में करना। लाइव स्ट्रीम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। इसके बाद पूरी स्क्रीन अरे बाप रे जैसे कमेंट से भर गई, जैसे कोई न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। अभी अभी क्या हुआ? मैंने तो बस पलक झपकाई थी। इतना डरावना कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 18 साल के सिंगल लड़के के हाथों की रफ्तार ऐसी ही होती है। इसके बाद मैंने आइस फेदर थंडर चिकन के शरीर को जमीन की दरार से बाहर निकाला। कहना पड़ेगा, भगवान की नजर सच में बहुत काम की चीज है। जैसे ही यह स्किल शुरू होती है, मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि अभी मैं बस ऐसे कमजोर मुर्गों को ही परेशान कर सकता हूँ। अगर सच में किसी बड़े जादुई जानवर से सामना हुआ तो मुझे भागना ही पड़ेगा। पर फिर भी मैं काफी खुश हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आइस फेदर थंडर चिकन को बर्फीले मैदान का छोटा डायनासोर भी कहते हैं। पहले कई खोजकर्ता इसकी चोंच से मारे जा चुके हैं। अगर मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट और मजबूत स्किल्स न होते और मैं सच में बर्फ में इससे अकेला लड़ता, तो कौन किसकी गर्दन मरोड़ता ये कहना मुश्किल था। इसलिए मैंने खुशी खुशी थंडर चिकन को गाड़ी के डाले में रख दिया। मैं वापस दरार में गया और टटोलकर देखा कि वहाँ अंडे जैसा कोई और इनाम तो नहीं है। फिर मैं गाड़ी चलाकर आगे की खोज में निकल गया। खतरों की जानकारी वाली स्किल जादुई जानवरों के निशान ढूंढने में मदद कर रही थी और साथ ही कैमोफ्लेज चोगा मुझे गायब भी कर सकता था। मौत का यह वीरान इलाका जिससे पहले लोग डरकर मर जाते थे, अब मेरा सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट बन गया था। तभी मेरी आंखों के सामने एक लाइन लिखी हुई आई,
बाएं मुड़कर 200 मीटर आगे स्नो रैट का बिल है। ये देखकर मैंने जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। गाड़ी ठीक जगह पर जाकर रुकी। मैं नीचे उतरा, चोगा पहना, गायब हुआ, फावड़ा घुमाकर सिर पर दे मारा। ये सब कुछ एक ही बार में हो गया। 2 मिनट से भी कम समय में काम तमाम। बस एक ही लय में सब कुछ करना था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने ठीक सामने झाड़ियों का एक झुंड दिखा जिस पर बेरियां भी लगी हुई थी। ये तो उम्मीद से ज्यादा मिल गया। गाड़ी रोकी, बेरियां तोड़ी और चला गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसके बाद लगभग आधे दिन तक मैं लगभग रुका ही नहीं। स्नोमोबाइल के पीछे वाला मेटल का बक्सा भारी और भारी होता गया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक जो शुरू में हैरान थे, धीरे धीरे सुन्न पड़ गए। आखिर में पूरी स्क्रीन पर जलन भरे कमेंट्स थे। ये तो चीटिंग है। लेजेंडरी गाड़ी की बात ही कुछ और है। मूशू के पास ये गाड़ी होती तो वो 2 टन ज्यादा अयस्क खोद सकती। इस प्रो ने इतने सारे शिकार कैसे ढूंढ लिए? जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आसमान में अंधेरा छाने लगा, मैंने गाड़ी के लबालब भरे डाले पर एक नजर डाली। काम खत्म, घर वापसी। थमल कार्स्ट गुफा में वापस आकर मैंने जीते हुए इनाम गाड़ी के डाले से बाहर निकाले। 3 विशाल स्नो रैबिट, 2 टुंड्रा स्नो रैट, 1 बर्फीले पंखों वाला थंडर चिकन और 18 बर्फीली नीली बेरीज, 2 बर्फीले हेजलनट्स। चीजों का ये ढेर। कोई भी पायनियर इसे देखकर जल जाएगा, खासकर उस बर्फीले पंखों वाले थंडर चिकन को देखकर। वो मोटा ताजा है और उसका पूरा शरीर एक खजाना है। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट बजा। आज की सप्लाई अपलोड सेटलमेंट के लिए काउंटडाउन में 5 मिनट बचे हैं। मैं तो सप्लाई अपलोड करने की बात लगभग भूल ही गया था। जमीन पर पड़े शिकार को देखकर मैंने थोड़ा सोचा, थंडर चिकन और बेरीज मैं खुद खाने के लिए रख लेता हूँ ताकि शरीर की ताकत और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके। बर्फीले चूहों के मांस से तेल निकालकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। उन 3 खरगोशों को अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने अपना हाथ बर्फीले खरगोश पर रखकर अपलोड किया। एक बस की आवाज के साथ सिस्टम में एक प्रॉम्प्ट आया, ग्रेट जिया देश के पायनियर झांग यू। सप्लाई अपलोड की गई। 3 पूरे टियर 1 के विशाल बर्फीले खरगोश। ग्रेट जिया देश को मिले संसाधन 30,000 बर्फीले खरगोश। लाइव स्ट्रीम रूम में तुरंत हलचल मच गई। मास्टर कमाल का है, एक ही बार में 30,000 खरगोश। वाकई मास्टर तो मास्टर ही है। कुछ दर्शकों ने ये भी देखा कि आज मैंने जो सप्लाई अपलोड की थी उसकी वजह से मैं सिंगल डे रैंकिंग में 10वें नंबर पर पहुंच गया था। आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा जमे रहने वाले टुंड्रा में हूँ। दूसरे लोग या तो गर्म द्वीपों पर हैं, स्वर्ग में मौज कर रहे हैं, या फिर ट्रॉपिकल वर्षावन में या उपजाऊ मैदानों में। मेरी इन सप्लाईज की कीमत बिल्कुल अलग है। मैंने राष्ट्रीय भाग्य रैंकिंग खोलकर देखी। मौजूदा व्यक्तिगत कुल रैंक नंबर 4108। ये देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं बस टॉप 5000 में ही पहुंचा हूँ। मुझे लगा था कि आज के इस काम से मैं टॉप 1000 में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ जो लोग इस बंजर जमीन में पायनियर बनकर आ सकते हैं वे सभी एक्सपर्ट हैं। अभी बंजर जमीन प्रलय की लड़ाई से पहले वाले पागलपन के दौर में है। सभी देशों के पायनियर रहस्य उद्घाटन करने वाले की जगह और रैंकिंग के इनामों को छीनने के लिए पागल हो रहे हैं। कुछ लोग भूखे पेट रहकर भी सप्लाई अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोग राक्षसों से अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ छोटे देशों के खिलाड़ी बहुत ज्यादा खाना अपलोड करने की वजह से खुद शारीरिक ताकत की कमी से यही मर गए। मुकाबला बहुत ही तगड़ा है, इसलिए मैंने पैनल बंद कर दिया। मुझे कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई, बल्कि मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। मैंने देर से शुरुआत की है। बीच में मैं कई दिनों तक सोता भी रहा, इसलिए पीछे रहना तो नॉर्मल है। लेकिन अब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सामान है, मेरे पास स्किल्स हैं और थोड़ी बहुत चीटिंग की पावर भी है। इस रफ्तार से टॉप 10 में पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। फिर मैं एक गर्म चट्टान पर लेट गया। अपने सिर के ऊपर नीले रंग के काई को देखते हुए मैंने एक प्लान बनाया। आज मैंने बस आसपास का एक छोटा सा इलाका ही एक्सप्लोर किया है। कल मैं दायरा बढ़ाऊंगा और पर्यावरण की जानकारी भी अपडेट करूंगा। अभी भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा है। बंजर जमीन में सर्वाइवल, बर्फीली नीली बेरीज की बम्पर फसल। सुबह सुबह मैंने गुफा का बर्फीला दरवाजा तोड़ा। अंदर से ठंडक आ रही थी, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं कल शिकार किए गए बर्फीले पंखों वाले थंडर चिकन को संभालने में बिजी था। ये चीज पंजों समेत 1.2 मीटर लंबी थी। ये ब्लू स्टार के पोल्ट्री से बिल्कुल अलग था।
मरने के बाद भी इसके नीले पंख धातु जैसी ठंडी चमक दे रहे थे। छूने में ये लोहे जैसा सख्त था। यह एक खजाना है, इसका एक भी पंख बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैंने अपना अलॉय का फावड़ा लिया और सावधानी से उसे काटना शुरू किया। फावड़े की धार जब पंखों की जड़ से गुजरती तो धातु के टकराने जैसी आवाज आती। काफी मेहनत के बाद मैं 12 सबसे लंबे और सबसे सख्त पंखों को सही सलामत निकाल पाया। मुझे याद है कि बंजर जमीन के पक्षियों की सामग्री की गाइड में कहा गया था कि यह कवच भेदी तीर बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है जो कवच वाले लक्ष्यों पर नुकसान बढ़ाती है। इसे डार्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कवच वाले लक्ष्यों पर नुकसान बढ़ाता है। इसे और काटने पर मुझे थंडर चिकन की चोंच मिली जो कवच वाले लक्ष्यों पर नुकसान बढ़ाती है। इस चोंच की कठोरता हीरे जैसी थी और इसमें कवच भेदी गुण भी थे। अफसोस की बात है कि यह ऐसी सामग्री थी जिसे पहले भी किसी ने अपलोड किया है, इसलिए इसे अपलोड करके सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिल सकता। इसे हथियार की नोक बनाने के लिए रखना बिल्कुल सही रहेगा। पहले मिली हाई डेंसिटी वाली चूहे की हड्डियों के साथ मिलाकर तीर बनाने के लिए। इसकी ताकत जबरदस्त होगी, बस एक धनुष की कमी है। चीजों को संभालने के बाद अब बारी थी थंडर चिकन की। इसका मांस दुर्लभ बैंगनी लाल रंग का था। इसका मांस बहुत कसा हुआ था और इसमें से काफी गोश्त निकला, पूरे 10 किलो साफ गोश्त। यह मेरे लिए कई दिनों तक काफी होगा। मैंने अपनी जीती हुई चीजों को साफ किया। मैंने हाथ धोए और अपना इंटेलिजेंस सिस्टम चालू किया। सफेद आपदा कमजोर हो गई थी। सबसे जरूरी काम है जिंदा रहने का सामान। मेरे पास अभी भी 13 पॉइंट्स बचे हैं। मैंने सीधे ऑप्शन बी एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस को चुना। मेरी आंखों के सामने एक हल्का सुनहरा 3D नक्शा आ गया। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा डिटेल था। गुफा से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक नीची जगह पर एक चमकीले हरे रंग की रोशनी जली। यह आइस ब्लूबेरी का जंगल था, और तो और वो पक भी चुकी थी। आइस ब्लूबेरी बर्ड, ये तो एक रिसोर्स पॉइंट है ना। आइस ब्लू ब्लैकबेरी 2 पक चुकी हैं और बड़ी मात्रा में इकट्ठा की जा सकती हैं। रोज रोज मांस खाने से विटामिन की कमी हो गई है। ये बेरीज उसकी भरपाई कर देंगी। क्या पता मुझे फलों की आजादी मिल जाए। मैंने तुरंत अपनी लेजेंडरी स्नोमोबाइल स्टार्ट की और उस तरफ बढ़ गया। आज मैं कल से ज्यादा शांत था, बल्कि थोड़ा घमंडी भी। क्राइसिस इंटेलिजेंस विजन की मदद से लाल और हरे रास्ते साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पास गॉड्स आई व्यू हो। आगे दाईं ओर स्नो डीमन बेयर का रास्ता था। पहले उससे बचकर निकल जाता हूँ। हल्की पीली लकीर एक स्नो रैबिट की थी। मैंने अपना कैमोफ्लाज चोगा पहना और खुद को और अपनी गाड़ी को बर्फीले तूफान में छिपा लिया। ज्यादा देर नहीं लगी और मैंने हड्डी के सुए से 3 को निपटा दिया। कौन कहता है कि परमाफ्रोस्ट टुंड्रा बंजर है? बस सही जगह नहीं ढूंढ पाए। मैं जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह एक मामूली सी नीची बर्फीली जमीन दिख रही थी, लेकिन मेरी नजरों में ये पीली, हरी, लाल और बैंगनी लकीरों से भरी हुई थी, एक जाल की तरह उलझी हुई। ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्यादातर निशान 20 दिन पुराने आपदा से पहले के थे। सिर्फ स्नो डीमन वुल्फ के निशान 3 घंटे पहले के थे। इससे पक्का हो गया कि यह जगह बस कुछ समय के लिए ही सुरक्षित है। इसलिए मैंने जल्दी से काम खत्म करने का फैसला किया। 2 मीटर खोदने के बाद आखिरकार मैं एक खोखली जगह तक पहुंच गया। मैंने गुफा का मुंह खोला और देखा, वहां छोटी छोटी झाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। सूखी टहनियों के बीच क्रिस्टल जैसे साफ नीले रंग की बेरीज लटकी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। कुछ तो मुट्ठी जितनी बड़ी थी। मैंने यूं ही एक तोड़ी और उसकी ऊपरी परत को दबाया। गाढ़ा बैंगनी रस मेरे पूरे हाथ पर बह गया। मीठी खुशबू सीधे मेरी नाक में घुस गई। ये तो अच्छी क्वालिटी की निकली। बर्फ के नीचे ये इतनी अच्छी तरह से उग सकती हैं। इस बंजर जमीन की फसलें वाकई कमाल की हैं। मैंने एक मुंह में डाली और चबाने लगा। फल का गूदा भरा हुआ था और उसमें काफी रस था। मेरा पेट भरने का लेवल भी तेजी से ऊपर जा रहा था। ये देखकर मैंने एक गहरी सांस ली। भाई साहब, ये तो खजाना हाथ लग गया। स्क्रीन बड़ी बड़ी नीली बेरीज से भरी हुई थी। गाढ़ा बैंगनी रस मेरी उंगलियों के बीच से नीचे बह रहा था, जिसे देखकर दर्शक हैरान रह गए। कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। अबे, ये बेरी कहाँ है? ये तो साफ साफ सेब लग रहा है। शीबा, हम महान कोरिया गणराज्य को फलों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुझाव है कि झांगियों को भर्ती कर लिया जाए। लेकिन मेरा ध्यान इन सब पर कहाँ था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे इन सारे फलों को वापस ले जाना ही होगा, वरना आज रात मुझे नींद नहीं आएगी।
ये जगह 3 मीटर गहरा धंसा हुआ गड्ढा है। सीधे ऊपर फेंकने से ये टूट जाएंगी और बार बार चढ़ने उतरने में बहुत ताकत लगेगी। इसलिए मैंने एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस के टैलेंट स्ट्रक्चर मैप का इस्तेमाल करके एक सही जगह ढूंढी। मैं फावड़ा चलाकर खुदाई करने लगा। खन खन कुछ आवाजें आईं। 10 मिनट में ही मैंने 1 मीटर चौड़ा और हल्के ढलान वाला यू शेप का बर्फीला रास्ता बना लिया। फिर मैंने बर्फ को दबाकर पक्का किया और पानी निकलने के लिए कुछ नालियां खोदी। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक आसान बर्फीली सीढ़ी तैयार हो गई। फिर मैं स्नोमोबाइल को झाड़ियों में खींचकर ले गया। मेरे हाथों की रफ्तार इतनी तेज थी कि धुंधली परछाई बन रही थी। मैं खास तौर पर सबसे गहरे रंग वाली और सबसे बड़ी बेरीज चुन चुनकर तोड़ रहा था। मेटल का बक्सा बहुत जल्दी नीचे से भर गया। यह वाला थोड़ा छोटा लग रहा है, छोड़ो इसे। नहीं चाहिए। मैंने अंडे जितने बड़े एक बेर को ऐसे ही फेंक दिया। मुड़कर मैंने मुट्ठी जितना बड़ा एक तोड़ लिया। समय कीमती है, अच्छे वाले ही उठाने पड़ेंगे। इस सीन को देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों का दिल खून के आंसू रो रहा था। फेंको मत, वो मुझे दे दो, मुझे छोटे से कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखावा है, ये तो खुल्लम खुल्ला शेख ही बघारना है। उस्ताद, तुम बदल गए हो। पहले तुम बेर कैसे खाते थे? पत्थर का कटोरा तक 3 बार चाटा था। 20 मिनट में ही मेटल का बक्सा भर गया। वजन में भारी, कम से कम 60 किलो का होगा। इन बेरों के हर दाने में भरपूर तत्व और पानी भरा है, और साथ ही इंसान के विकास को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा भी। मैं स्नोमोबाइल को धकेलते हुए बर्फ की सीढ़ी से वापस जमीन पर आया। मेरा प्लान था कि पहले इसे पहुंचा दूं और फिर वापस आऊं। बस इसी तरह आते जाते हुए मैं पूरे दिन एक मेहनती चींटी की तरह लगा रहा। बेर के जंगल और गुफा के बीच चक्कर काटता रहा। आखिरी चक्कर में मैंने अंदाजा लगाया कि मैंने लगभग 250 किलो से ज्यादा सामान ढोया है। जंगल में अभी भी हजारों किलो बचे हुए हैं। अब और नहीं ले जा सकता था, और अंधेरा भी हो रहा था। स्नो डीमन वुल्फ का खतरा अभी भी था। मैं बस गुफा को अच्छी तरह से छिपाकर अपने निशान मिटा सकता था। मैं लबालब भरी स्नोमोबाइल पर बैठकर वापस चल पड़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर मैंने कोयला जलाया, पत्थर की देगची चढ़ाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद पूरे गुफा में जबरदस्त खुशबू भर गई। स्क्रीन के बाहर बैठे दर्शक ललचा गए। हे भगवान, ये कितना लजीज होगा। क्या मैं यहाँ खाने का लाइव शो देखने आया हूँ? नहीं, इतना शानदार खाना, और वो 3 दिन में 9 वक्त भूखे रहने का क्या हुआ? मुझे अभी लाइव स्ट्रीम में चल रहे रोने धोने की कोई परवाह नहीं थी। मेरी आंखों में तो बस देगची में पक रहा वो नर्म, हड्डी से अलग होता हुआ चिकन था। 10 मिनट बाद बेर पिघलकर जेली की तरह गोश्त पर लिपट गए और शोरबा गाढ़ा हो गया। मैंने तुरंत एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। चिकन ताज़ा था। चर्बी की खुशबू और बेरों की मिठास का मुंह में जैसे धमाका हो गया, और एक गर्म एहसास मेरे गले से नीचे उतर गया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। तृप्ति सीमा +50। थोड़ी मात्रा में थंडर एलिमेंट और हाई एनर्जी विटामिन का सेवन किया गया। शारीरिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मजा आ गया। क्या यही है खाते खाते ताकतवर बनने का एहसास? सोस, ये पिछली आइस सिल्वरपिलर मछली से थोड़ा कम असरदार है। जब वक्त मिलेगा तो मुझे फिर से उस बर्फीली झील में जाकर ढूंढना होगा। मैं ये सोच ही रहा था कि सिस्टम की मशीनी आवाज गूंजी। इस बार के सामान को अपलोड और सेटल करने का काउंटडाउन शुरू। सामान सेटल होने में 5 मिनट बचे हैं, इसलिए मैंने अपने खाने और जमा करने के लिए काफी मात्रा में रखने के बाद 300 जिन आइस ब्लूबेरीज को अपलोड कर दिया। सिस्टम का मैसेज तुरंत सामने आ गया। सामान की जांच हो रही है। हुआशिया पायनियर झांगियू। अपलोड किया गया सामान 300 जिन आइस ब्लूबेरीज। ग्रेट शिया देश को संसाधन प्राप्त हुए 30 लाख जिन आइस ब्लूबेरीज। अगले ही पल शान का प्रतीक गोल्डन लीडरबोर्ड पूरे ब्लू स्टार के लाइव स्ट्रीम में सबसे ऊपर रिफ्रेश हुआ। अरबों लोगों ने इसे देखा। मेरे लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता तुरंत लाखों में वापस पहुंच गई। स्क्रीन कमेंट से खचाखच भर गई। टॉप 10, अबे टॉप 10 में आ गए। कल तो 4000 रैंक से भी बाहर थे, आज सीधे फाइनल सर्कल में पहुंच गए। 30 लाख जिन, ये कितने सारे बेर होंगे? पर मैंने लाइव स्ट्रीम के हंगामे पर ध्यान नहीं दिया और दुनिया के टॉप 10 के लिए खास इनाम देखने लगा। अच्छी क्वालिटी का मल्टी फंक्शनल टैक्टिकल बैकपैक और एडवांस्ड हेल्थ पोशन की 2 बोतलें भी हैं। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी। यह इनाम तो काफी अच्छा है। ये टैक्टिकल बैकपैक तो इस जंगली दुनिया की एक छोटी सी चमत्कारी चीज है।
यह एक खास मेटल फोल्डिंग तकनीक से बना है। बाहर से यह एक आम पर्वतारोहण बैग के आकार का दिखता है, लेकिन अंदर 200 लीटर की क्षमता है और इसमें इंसुलेशन की एक परत भी है। इससे खाने को ज्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता दोगुनी हो जाती है। लंबी यात्रा पर ले जाने के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। ये एडवांस्ड हेल्थ पोषण भी बुरा नहीं है। एक बोतल पीने से ही लेवल 1 के किसी जादुई जानवर जैसी शारीरिक शक्ति मिल सकती है। तभी मैंने लीडरबोर्ड पर एक नजर डाली। प्री सॉन्ग पॉइंट्स 13,300। पहले नंबर पर अभी भी जॉन है। वो लगभग हर दिन एक बड़े शिकार को अपलोड करने की रफ्तार बनाए हुए हैं। लगता है कि वो ऐसी जगह पर रहता है जहां मछली भरपूर मात्रा में मिलती है। वो हर दिन बस समुद्र किनारे से चीजें इकट्ठा करके आसानी से दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर सफेद बालों वाले देश का इवान है। उसने एक बुरी तरह से घायल और अपाहिज लेवल 2 के जादुई जानवर को मारकर सैकड़ों किलो मांस हासिल किया। ऐसा लगता है कि हर कोई सब कुछ अपलोड करने की योजना बना रहा है। सब इनाम पाने के बाद आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। ये देखकर मुझे सोचना पड़ रहा है। उन सबको शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली है। शुक्र है मेरे पास एक चीट कोड है, वरना इस जंगली दुनिया में जिंदा रहना भी मुश्किल होता। अब मुझे संसाधनों वाली जगह मिल गई है। तापमान भी बढ़ रहा है। दिन निश्चित रूप से बेहतर होते जाएंगे। मैंने फिर से डाशिया के उसी बैच के सीड लेवल पायनियर्स को देखा। वे सब खतरनाक दौर से गुजर चुके हैं। बस वो झाओ टैजू है। वो जो कुछ भी अपलोड करता है वो कीड़े के अंडे और जहरीली थैलियों जैसी चीजें हैं। क्या ये चीज खाई जा सकती है? शायद अगर कोई भूख से पागल हो रहा हो तो खा ले, लेकिन चिकन के मुकाबले ये बहुत बेकार है। आखिर में मैंने अपना सप्लाई पैनल चेक किया। वाह, क्या जबरदस्त फसल हुई है। एडवांस्ड हेल्थ पोशन। एक बड़े खिलाड़ी का पैनल ऐसा ही दिखना चाहिए। पहले ये कितना खाली खाली दिखता था। दिन भर की थकान के बाद मैं सीधा सोने चला गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं सो पाया था कि भेड़ियों की एक दर्दनाक और जानलेवा चीख सुनाई दी, जो बर्फ के मोटे दरवाजे को पार करके गर्म गुफा में घुस गई। इससे मैं तुरंत जाग गया। मुसीबत आ गई, इसलिए मैंने अपना अलोए फावड़ा पकड़ लिया। मैं दरवाजे को बंद किए हुए बर्फ की परत को घूरता रहा। शुक्र है भेड़ियों के झुंड ने पिछली बार की तरह दरवाजा नहीं रोका, बल्कि वे आसपास कुछ चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे दूर चले गए। जब सुबह हुई तो मैंने कुछ देर सोचा और आखिरकार फैसला किया कि मैं उन हजारों किलो बेरीज को वापस ले आऊंगा। रास्ते में मैंने कुछ साफ और भयानक हरे रंग के निशान देखे। सिस्टम ने बताया कि कल रात वे बस अपने इलाके में गश्त लगाने के लिए गुजर रहे थे। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। इस इलाके में मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि राज कर सकूं। मुझे अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए। बेरी के जंगल के रास्ते में मैंने रास्ते में घूम रहे 2 बर्फीले खरगोशों का काम तमाम कर दिया और आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन जब मैंने अपने सामने का नजारा देखा